हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल, एलिप्स और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है और कैसे इसके इक्वेशंस से डायरेक्ट हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। तो ये सारे जो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के अंदर जितने भी लेक्चर्स हैं आगे, जैसे लॉगरिदम है, एंटी लॉगरिदम है, ट्रिग्नोमेट्री है और बहुत सारा मैक्सिमा मिनिमा, ये बहुत सारा चीज़ जो है इसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ जो है बच्चों ना मतलब आप 10 से जैसे 11th में आए हो तो भाई शुरुआत करने से भी पहले फिजिक्स जो है ना, ये पूरा बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स पूरा जरूर आना चाहिए। वरना क्या होगा ना कि मैं देखे 10th का टॉपर और 11th में गया, तारा नजर आने लगा 1-1.5 महीना के बाद कि भाई हो क्या रहा है, मोशन है, स्ट्रेट लाइन आगे। तो वो गलती ना करिए आप। तो पूरा ये पढ़ा हुआ रहेगा ना तो 11th बहुत स्मूथली चलेगा। छोड़िए 11th, 12th में भी जो है ना कहीं दिक्कत नहीं आएगा जब भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट अगर होगा तो। और कैसे अप्लाई करते हैं तो भाई सर्कल देखते हैं। सर्कल है क्या? तो देखो, आइसक्रीम खाए होगे जरूर, है ना। हॉलो कोन जो होता है इस तरह से, अगर इस जैसे ये बना हुआ देख रहे हो कोनिकल शेप, अगर इसको हम लोग फ्लैट इस तरह से अगर काट दे, सड़क से अगर काटे तो जो बाउंड्री वाला जो सरफेस ऐसे बनेगा, जो टॉप से ऐसे देखेंगे, उसी को क्या है पता है? सर्कल, सर्कुलर शेप उसी को कहते हैं। और बड़ा सिंपल भी है, सर्कल ऐसे दिख रहा है, हाँ यही सर्कल है कि नहीं। लेकिन फिर भी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है हम उसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, क्या सर्कल एक ऐसा चीज है भाई, बनता कैसे है? इसमें एक पॉइंट होता है फिक्स। क्या होता है? एक पॉइंट होता है फिक्स। तो इसको बोल देंगे ये हो गया मेरा फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। और एक होता है वेरिएबल पॉइंट। तो लेट दो, जो वेरिएबल पॉइंट है ये वाला, ये वेरिएबल पॉइंट का मतलब क्या हो गया भाई? ये मूव करते रहेगा, ये कहीं भी हो सकता है। तो बोलते हैं सर्कल का डेफिनेशन इस तरह से बनता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, उसको आप फिक्स कर लीजिए। उसके बाद वेरिएबल पॉइंट इस तरह से प्लेन में जो है मूव करेगा सच दैट उस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस में रहेगा ये, और वो मूव करते रहेगा, वेरिएबल है। तो लेट अभी जो है मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब आगे वो इस तरह से घसकेगा, थोड़ा सा घसका इधर, है ना, फिर भी कितना डिस्टेंस पर रहेगा? 5 सेंटीमीटर पर रहे। फिर घसकते घसकते लेट यहाँ आ गया P, कितना डिस्टेंस पर रहना चाहिए? 5 सेंटीमीटर पर ही। लेट यहाँ आ गया P, फिर कितना है? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ही है। यानी इस तरह से वो मूवमेंट करे सच दैट इट इज ऑलवेज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। तो ऐसा आप सोचो जरा सा कि भाई ये जो पॉइंट P यहाँ है, अभी यहाँ है, अभी यहाँ, ऐसा ऐसा कितना पॉइंट्स हम बना सकते हैं? इनफाइनाइट नहीं बना सकते हैं। यहाँ 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 ऐसे ऐसे कर करके इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो सारे इनफाइनाइट जो पॉइंट्स आया सबको ज्वाइन कर दीजिए, तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स जो है वो कहलाता है क्या? सर्कल। यानी ऐसे ऐसे कर करके जब कर देंगे तो वो सर्कल हो गया। तो ये सर्कल जो बना, इसमें दो चीज आया है, एक है वेरिएबल पॉइंट, एक है फिक्स्ड पॉइंट और एक है फिक्स्ड डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस यहाँ से आया है ये क्या है? तो जो 5 सेंटीमीटर आ रहा है इसको हम लोग क्या बोल देंगे? फिक्स्ड डिस्टेंस। तो इसमें नामकरण हो जाता है कि भाई जिसको फिक्स्ड पॉइंट आप कह रहे हैं ना, वो कहला जाता है सेंटर। क्या बोलते हैं उसको? सेंटर। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस बार बार आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेडियस। याद रखिएगा, अभी एलिप्स बताएंगे उसमें भी इसका मीनिंग होगा कुछ। फिक्स्ड पॉइंट क्या, और जो है कुछ कांस्टेंट डिस्टेंस ऐसा हो तो उसका क्या। तो फिक्स्ड डिस्टेंस दैट विल बी नोन एज रेडियस, उसको हम लोग R से डिनोट करेंगे, और जो सेंटर है उसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो बस यही हो गया सर्कल। तो ए सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, इस तरह से मूव करे, विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। तो भाई जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम लोग बोल देंगे सेंटर, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस हमेशा होगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कुछ जरूरी नहीं कि 5, 2 भी हो सकता है, एक कुछ भी हो सकता है। लेट तो जो होगा कांस्टेंट डिस्टेंस उसको हम लोग बोल देंगे रेडियस ऑफ सर्कल। तो बड़ा सिंपल है, देखते हैं। आएगा, जरूरत आए, पढ़ते रहेगा, जब मन तब कहीं भी आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो लेट ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, ये है क्या? रेडियस ऑफ द सर्कल, और एक वेरिएबल पॉइंट है P। लेट जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा, वेरिएबल है, क्योंकि कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा। तो लेट जो वेरिएबल है, तो पॉइंट वेरिएबल है तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी क्या होना चाहिए? वेरिएबल। तो उसका हम लोग क्या मान लेते हैं? लेट इट बी x और y।
बच्चों इसका जो डेरिवेशन है ना, कैसे ये आता है इक्वेशन में, अभी डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा, मन में चलेगा सर आपको कैसे पता चला, कैसे लिख दिए, ये मैथ्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स में हमको वो जरूरत नहीं है कि कैसे आया, बस ये है इक्वेशन और उसके बाद कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीज़ पैरामीटर से। तो जितना फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होगा मैं वही यहाँ पर बता रहा हूँ। हाँ मैथ्स पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है भाई, यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, जो सेंटर है उसका जो सेंटर कोई तो कोऑर्डिनेट होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट ना हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज से, h, k से। ये जो है ये दोनों होता है क्या चीज, फिक्स्ड, और ये जो x और y देख रहे हैं ये वाला क्या होता है, वेरिएबल। क्या है ये, वेरिएबल। h, k देखने से लगेगा कि अल्फाबेट है ABCD टाइप का है, ये भी ऐसा ही है, तो भाई ये वेरिएबल तो ये भी वेरिएबल है, नहीं ये फिक्स्ड, ये वेरिएबल, और r क्या होगा, फिक्स्ड कांस्टेंट। तो जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बच्चों एक बात मैं बोल दूं, आप डरना मत, कभी भी कुछ मैं लिख दूं तो आप समझ जाना कि भाई अनिल सर पढ़ा रहे हैं ना। तो आप 10th में हो, 10th मतलब 10th से पास करके आप 11th में गए, तो आप समझना कि अनिल सर भी 10th से पास करके 11th में गए होंगे। आपको अभी 11th वाला कोई चीज़ नहीं आ रहा है, अनिल सर को भी कुछ भी नहीं आ रहा, तो दोनों एक कैटेगरी में हैं। अब है सवाल क्या, दोनों को खतरनाक तेज बनना है, नॉर्मल तेज नहीं, खतरनाक एकदम तेज बनना है। तो कैसे बनेंगे, ठीक, तो मैं तो हार मानूंगा नहीं, मैं तो तेज बनूंगा, तो साथे साथे लेके चलेंगे तो दोनों उसी लेवल का तेज बनेंगे, ठीक। तो मैं कभी कुछ लिख दूं तो आप मत सोचना कि अरे यार कितना भयानक क्या लिख दिया सर, भाई पूरा फिजिक्स में ऐसा ही है, समझना कि आंसर भी कुछ नहीं आ रहा है, तो एकदम नीचे लेवल से कैसे हम बहुत तेज बन सकते हैं, हर छोटा छोटा चीज़ वो डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे, ठीक। हाँ देखिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये x और y क्या है भाई, x और y ये है जो वेरिएबल पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है। h, k क्या है, तो h, k है सेंटर ऑफ द सर्कल। r क्या है, r इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि h, k जो है ये कहलाता है c, जो कि है क्या, सेंटर ऑफ सर्कल। बहुत आसान है, बोलेगा हाँ अभी तो आपको आसान लगेगा ही, हम लोग से पूछिए, अभी गए हैं 10th से 11th में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। चिंता मत करिए, ठीक है, जैसे जैसे बताते जाते बस सिस्टमेटिकली जो है ना लेक्चर्स देखते चले जाइए, और अच्छा सा कॉपी बना लीजिए, सारा नोट डाउन करते जाइए, और उसके बाद रफ कॉपी में पूरा प्रैक्टिस करते चले जाइए। नहीं समझ में आएगा ना फिर से लेक्चर देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आए, तो टेंशन एकदम बिंदास। हाँ तो h, k क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ होगा जो भी वहाँ होगा वो सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। r जो है वो होता है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, और x, y जो है ये क्या है भाई, ये पॉइंट P जो है ये वेरिएबल पॉइंट है। क्या है ये, वेरिएबल पॉइंट। रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। कभी भी हम कोई चीज का इक्वेशन अगर लिखते हैं ना तो उसमें भाई कभी भी, जैसे स्ट्रेट लाइन में था y = mx + c, तो y इज डिपेंडेंट अपॉन x सिखाए थे ना, आगे डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो वहां भी पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। कभी भी कोई इक्वेशन लिखते हैं तो x और y जो वेरिएबल है वो जरूर आना चाहिए, तब पता चलता है कि हाँ है ना वो इक्वेशन एक्चुअली है, कोई भी पॉइंट वहां पर रखा सकता है। वेरिएबल पॉइंट हो गया x, y। अब यहां पर देखिए जरा क्या है, अगर देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्या कोई जरूरी है कि सर्कल जो है हम यही बनाएंगे, ऐसा कोई जरूरी है नहीं भाई। सर्कल हम यहाँ भी बना सकते हैं, सर्कल हम यहाँ भी बना सकते हैं, सर्कल यहाँ भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सर्कल उसका जो सर्कल का जो सेंटर है वो एग्जैक्ट हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, नहीं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है ये इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रेक्टेंगुलर का मतलब रेक्टेंगल नहीं होता है, रेक्टेंगुलर का मतलब परपेंडिकुलर होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बोथ एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब यहां देखिए, तो सर्कल तो कहीं भी हो सकता है, इसका मतलब वो सेंटर कहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि भाई यहीं पर होगा। लेकिन एक स्पेशल केस है कि अगर एग्जैक्ट जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो सेंटर पर होगा तो उसका कितना होगा, 0,0। तो ये एक स्पेशल केस हो जाएगा कि इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, फिर से बोल रहा हूं, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसका सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, h, k 0,0। तो क्या होगा यहां पर, तो बस उसको उठा के पुट कर देंगे, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन हमारा हो गया है। और कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए यहां हुआ,
तो हमको पता है एक्स एक्सिस में मान लीजिए इधर पॉजिटिव है और वाई एक्सिस में इधर भी पॉजिटिव थे, यानी कुछ पॉजिटिव नंबर और कुछ पॉजिटिव नंबर होगा। तो लेट यहाँ पर है तो एच कॉमा के कुछ हो गया, जो भी हो जाएगा यहाँ भी एच कॉमा के एच कॉमा के एच कॉमा के, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा कि कहाँ पर है। जैसे मान लीजिए इधर तो एक्स एक्सिस में कुछ है और वाई एक्सिस में नीचे आ गया, तो एक्स में पॉजिटिव वाई में नेगेटिव, तो सेंटर ऑफ द सर्कल इधर लाई कर जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको अच्छे से। अब हम इसमें एक स्पेशल केस लगाते हैं, एक स्पेशल केस लगाते हैं बच्चों। ठीक है, स्पेशल केस, इफ सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन, कहाँ है? सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन। ओरिजिन वही सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बोला है ना, उसको ओरिजिन बोल देंगे। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होता है? 0,0, यानी कि सेंटर ऑफ द जो सर्कल होगा वो कितना हो गया? h, k, वो हो गया कहाँ? 0,0। एग्जैक्ट जो है ओरिजिन यहाँ पर लाई कर रहा है। तो कोशिश करो कि आप इक्वेशन लिखने का कोशिश करो, तो देखिए जरा कैसे लिखाएगा। दिस इज x, y। तो हाउ वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल? तो बोलेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है कुछ रेडियस जो होता है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, h, k, तो बोलेंगे अगर ओरिजिन पर है तो भाई h भी 0 हो जाएगा, k भी क्या हो जाएगा? 0। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा, ये तो होना पड़ेगा। बोलेंगे सर अगर रेडियस भी 0 हो गया तो रेडियस 0 हो गया तो काहे का सर्कल? ऐसे यहाँ कुछ ना कुछ रेडियस है, हम बोले रेडियस 0, तो 0 मतलब क्या है? सर्कल नहीं बनेगा, वो एक पॉइंट बन जाएगा, तो सर्कल नहीं हुआ। सर्कल बनाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ रेडियस होना चाहिए। तो x माइनस 0 क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो है ना बहुत बार दर्शन देगा, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लास 12th में जब आप जाओगे तो ये वाला भी इक्वेशंस जो है हमको जरूरत पड़ता है। मैग्नेट चैप्टर है, जैसे 10th में मैग्नेट पढ़े थे ना, तो मैग्नेटिज्म क्लास 12th के अंदर है, तो वहाँ भी ये वाला आ जाता है। वेव्स या एसएचएम के अंदर आगे 11th के लास्ट में कहीं कहीं जो है थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन के अंदर ये वाला भी दर्शन देता है, तो पता चलना चाहिए कि क्या। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये हो गया, यानी कि कभी भी मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर लिखा हुआ हो तो हम समझ जाएं कि क्या है। अब देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। जो फॉर्मूला है बेसिक उसको हम लोग देखते हैं। कोई सर्कल अगर है तो भाई ये हो गया मेरा रेडियस, तो ये जो एरिया ऑफ द सर्कल मतलब क्या है कि कितना जगह ये छाप रहा है। तो कितना जगह छाप रहा था, एरिया ऑफ सर्कल होता है कितना? मेरा पाई आर स्क्वायर, जहाँ की पाई जो है ये 22/7 होता है, जो जनरल हम लोग लिखते हैं क्या डेसिमल में 3.14। आगे भी बहुत सारा पॉइंट है लेकिन हम लोग 3.14 जनरली लेंगे। अच्छा, एक और बात मेरे दिमाग में आ गया तो मैं बता ही देता हूँ। कभी भी पाई स्क्वायर रहे ना तो हमेशा पूरा फिजिक्स में पता है गुना तो हो ही जाएगा, 3.14 इंटू 3.14 है तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन हम लोग उसको राउंड ऑफ करके हमेशा फिजिक्स में पाई स्क्वायर आए ना न्यूमेरिकल में उसको 10 लेकर के बनाइए, हमेशा आंसर सही आएगा। चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो आप कोई बुक्स का न्यूमेरिकल कुछ भी सॉल्व करे, पाई स्क्वायर धड़ाक से 10 लेकर के आगे बढ़िए। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितना होता है? तो एक और चीज देखिए, एक और चीज मैं बताता हूं। लेट एक छोटा सा सर्कल है मेरे पास, क्या है? लेट एक छोटा सा मैं सर्कल लेता हूं, लेट एक बार बड़ा सर्कल लेता हूं, लेट एक बार उससे भी बड़ा सर्कल लेता हूं, लेट ये उससे भी बड़ा सर्कल है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट ही पाई 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 जो हम लोग बोलते हैं भाई 22/7 ये क्या है? एक बार आ गया तो दिमाग में बता देते हैं। देखिए, देखने से लग रहा है कि भाई ये सर्कल का जो भी ये रेडियस है और ये वाला भी रेडियस, था टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? डायमीटर है ना। और ये पॉइंट से लेकर के पूरा सर्कल में गोल ऐसे घूम जाइए। यहाँ भी क्या करते हैं? लेट, यहाँ भी क्या करते हैं? लेट यहाँ से पूरा डिस्टेंस जो है ना गोल घूम जाइए। तो अंडरस्टूड है, ऐसा ही समझ में आता है कि भाई यहाँ अगर पैदल चलेंगे ना गोल घूम करके तो कम डिस्टेंस चले, यहाँ पैदल अगर चलेंगे ना यहाँ करके तो ज़्यादा डिस्टेंस चलेंगे, और इसका डायमीटर है ये। तो किसी भी सर्कल के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी भी सर्कल के लिए जो उसका यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस, यानी कि इस सर्कल के लिए निकाले सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाई जो डायमीटर है। पता है आंसर आया 3.14। इस तरह से बता तो थोड़ा सा जो है ज़्यादा अच्छा से समझ में आए। सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाई जो डायमीटर डिस्टेंस है, किए कितना आंसर आया? 3.14।
फिर इसका कि ये सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर, पता कितना आंसर आया? 3.14। क्या आंसर आया है सर? ये जो सरकमफ्रेंस है डिवाइडेड बाय डायमीटर 3.14। तो फिर साइंटिस्ट बोले और बड़ा सर्कल हम ले लेते हैं। बोले ठीक है ले लीजिए, कोई बात नहीं, इसका सरकमफ्रेंस करते हैं डिवाइड बाय डायमीटर। अरे यार फिर से 3.14 आया। बोले आई ये तो गजब हो जाए, कोई भी सर्कल उठा करके लेते हैं, बड़ा ले लेते हैं, बहुत बड़ा बहुत छोटा एकदम तनीगो, फिर भी C/D करने से ABCD ने सरकमफ्रेंस बटे डायमीटर से 3.14 ही आता है। तो ये 3.14 का नामकरण कर दिया गया, क्या कर दिया गया? पाई। इसी को बोल दिया गया क्या चीज? पाई। तो इट इज अ कांस्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ सर्कल, कोई भी सर्कल हो तो। यही देखिए क्या होता है, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। डायमीटर कितना होता था हमको पता है, रेडियस रेडियस था 2 टाइम्स रेडियस, तो 2 टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू पाई। तो यहीं से सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला बन जाता है, देख रहे कितना बन जाता है? 2 पाई आर। देख लीजिए 2r इंटू पाई, तो सरकमफ्रेंस जो होगा वो कितना बन जाएगा? 2 पाई आर। क्योंकि रेडियस तो हमको पता है कि भाई सेंटर से लेकर के वेरिएबल पॉइंट तक इसको रेडियस कहते हैं, इसको भी रेडियस कहते हैं। तो टोटल जो हो गया यहाँ से डायमीटर 2r, तो भाई ये डिस्टेंस कितना होगा, है ना? तो ऐसे हो गया। अब देखिए सरकमफ्रेंस कितना आया, तो सरकमफ्रेंस होता है कितना? 2 पाई आर, और डायमीटर कितना हो गया? 2 टाइम्स रेडियस। तो ये बेसिक चीज है, जरूरत पड़ता है फिजिक्स के अंदर। हालांकि मैथ्स भी बनाना चालू करोगे ना तो बहुत सारा चीज बन जाएगा। अच्छा अब जो है क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, इस तरह से दिया हुआ x² + y² = 25। क्या करें? तो बोले भाई हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है, हालांकि वो है x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, लेकिन दो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या? x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग का होल स्क्वायर इक्वल टू अगर r² हो, एक ये, और दूसरा क्या पढ़े? x² + y² = r²। तो ये जो है पता चल गया था कि सेंटर कहां पर होगा? ओरिजिन पे, यानी कि 0,0 पर। तो बोलेंगे ये जो लिखा हुआ है ये किस टाइप से लिखा होता है? मेरे लिए ये हो गया x² + y² = समथिंग का होल स्क्वायर, और ये जो x है सच में अगर ऐसा लिखा हुआ, सच में क्या है तो लिख ले, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = r² लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x - 0 का होल स्क्वायर। इससे पता चलता है कि ये जो है इसका सेंटर 0,0 पर होगा। ये x कोऑर्डिनेट का हो जाता है h, और ये y कोऑर्डिनेट का k। रेडियस क्या है भाई? तो रेडियस क्या है? उसका होल स्क्वायर होना चाहिए। तो किसका होल स्क्वायर? 25 होगा, 5 का, यानी कि x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5 का होल स्क्वायर। हेंस यहीं से पता चल जाएगा कि सेंटर हो जाएगा h, k, ये बिकम्स कितना? 0,0, और रेडियस तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कितना? 5। तो ये जो है दोनों मेरा क्या आ गया? आंसर। बहुत छोटा है, बहुत आसान है। कभी भी इस तरह से दिखाई दे x² + y² = 25, 25 ही नहीं ये, यानी x² के सामने जो कोएफिशिएंट हो ना 1 है, y² के सामने भी कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। ये 1 1 ही रहना चाहिए। तो समझ लिए कि वो सर्कल धड़ाक से चलते हैं। ये देखिए बनाने का कोशिश करिए, एकदम जरूर बनेगा। ये है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y² - 36 = 0। क्या करेंगे? तो अभी तुरंत पढ़ें। तो बोले कि भाई x² + y² - 36, हमको पता है कि भाई उधर चले जाए। मेरे पास क्या पढ़े? x² + y² = r²। अगर ऐसा हो तो सर्कल, तो x² + y² = समथिंग का होल स्क्वायर। तो एक काम करो भाई, आप उधर जाओ तो जरा, है ना, इधर रह करके तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, उधर जाओ। हाँ 36 किसका होल स्क्वायर होता है? तो 6 6 36, तो x² + y² = 6 का होल स्क्वायर। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ दैट वी गेट, क्या मिलता है भाई हम लोग को? तो हम डायरेक्ट लिख दें, अब चलेगा? नहीं सर, एक लाइन आप लिख ही दीजिए। बोला x - 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, y - 0 का होल स्क्वायर = 6 का होल स्क्वायर। हेंस यहां से पता चला कि सेंटर हो जाएगा h, k, तो ये बन गया 0,0। रेडियस बिकम्स कितना है? 6 का होल स्क्वायर। तो किसका होल स्क्वायर होगा? वो रेडियस है, स्क्वायर वाला नहीं छापना, r का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो जो r आएगा ब्रैकेट में वो है मेरा रेडियस 6, ये मेरा हो जाएगा क्या चीज? रेडियस। तो सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये तो आपको बनाना पड़ेगा, है ना, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आंसर क्या आ रहा है। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर = 16।
लिखे चालू करूं मैं? हाँ देखिए, तो ये क्या है भाई, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन जो है ये है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू समथिंग का होल स्क्वायर, तो वो रेडियस होता है। तो हम लोग इसको कैसे, ये इक्वेशन को इसके साथ हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो बोले ठीक है, कंपेयर करने के लिए क्या है भाई, x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये वाला क्या है 4, क्योंकि 16 4 का होल स्क्वायर। अच्छा एक और बात, मान लीजिए अगर 15 लिखा रहता तब क्या करते हैं? बोलोगे सर आप हमेशा जो है ना कभी 36 कभी 16 ऐसे लिख रहे हो तो बड़ा अच्छा। अगर मान लीजिए 15 रहेगा तब, तो हम क्या करेंगे, हमको किसी चीज़ का होल स्क्वायर करना है तो आप पता क्या करते हैं, रूट 15 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, रूट 15 का होल स्क्वायर, सिंपल सा। अगर मान लीजिए यहाँ पर रहता ना 7/2 लिखा हो तब क्या करते हैं, तो हमको क्या मतलब है, जो रहे ना तो रूट 7/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत है। रेडियस क्या बन जाएगा, रूट 7/2 जो रहे, जिसका हो रहा हो तो ठीक है, नहीं हो रहा हो ना रूट लगा दीजिए, तो हो या ना हो हमको टेंशन नहीं होगा। नहीं लग रहा कि आसान लग रहा हो, ठीक लग रहा है, लगना चाहिए ना, ये बहुत आसान, बड़ा सिंपल कंपैरिजन है। तो ये है तो है, सर्कल बनता है। तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, तो वी गेट क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या मिल जाता है, h। देखिए x माइनस समथिंग का ही होल स्क्वायर होना चाहिए, x माइनस, तो x माइनस 2, तो h यहाँ कितना आ गया 2, h कॉमा के होता है हम जानते हैं ना, तो कितना हो जाता है 2, और ये वाला देखिए y माइनस के, y माइनस 7, हेंस के इक्वल टू कितना आ गया 7, तो 2,7 जो हो गया मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या हो जाएगा भाई, r का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 4, तो ये हो गया ऐसा। तो देखिए माइनस माइनस ही था ना, तो बड़ा आसान से ठीक ठाक लगा, बहुत अच्छी बात है, लिख लीजिए। हम एक बार प्लस और माइनस कर देते हैं कुछ में, तब क्या करेंगे, ये देखिए तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर कर दिए। अब तो बोलेंगे जनरलाइज्ड जो मेरे पास एक्सप्रेशन है वो है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस क्या है y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू है आर स्क्वायर, ये होता है जनरलाइज्ड वाला। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ ना बाबू साहब, थोड़ा सा अलग ढंग से लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, तो इसको जरा लिखते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर होना चाहिए, अब वहाँ है प्लस 3, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो भाई प्लस 3 को कैसे माइनस के रूप में लिख सकते हैं, तो हम बोले अच्छा ठीक है, x माइनस ऑफ माइनस 3 लिख सकते हैं क्या, देख लीजिए। इसको इस तरह से बनाने के लिए x माइनस आप क्या लिख सकते हो कि x प्लस 3 हो जाए, तो माइनस माइनस लिख दीजिए, ताकि बन गया ये इसका होल स्क्वायर। तब सेटिंग हो रहा है x माइनस एच, x माइनस जो भी है भाई माइनस 3, तो h विल बी इक्वल टू क्या माइनस 3। हाँ y माइनस 8 है, y माइनस के, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए माइनस 121 है, उसको उधर लेकर के चले जाएंगे तो ये बन गया 121 उस साइड। अब इसको हम कितना का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 11 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 121 होता है। तो भाई आंसर कैसे आएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज समीकरण नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए तो वी विल गेट सेंटर ऑफ द सर्कल h कॉमा के, बहुत आसान हो गया है। दिस इज h कितना माइनस 3, और के किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर, ठीक ठाक है। रेडियस किसके बराबर हो जाएगा 11, है ना। तो ये इससे बाहर फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगा, जनरलाइज्ड बस ऐसे आता है। याद रखिए जब भी कभी ऐसा कुछ हो ना, समथिंग मतलब x माइनस समथिंग y माइनस समथिंग, ये x और y वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। कभी भी पूरा फिजिक्स में आ जाए फोर्स लिखा हुआ तो क्या वो वेरिएबल है क्या, ठीक है, तो ये आ जाएगा वेरिएबल f के जगह। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी, तो पता चलना चाहिए कि वो कांस्टेंट है कि वो वेरिएबल है, तो वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा वेरिएबल वाला। तो यहाँ पर ना पूरा सर्कल जो होता है वो होता है मेरा खत्म। अब हम लोग आते हैं एलिप्स में। कुछ भी लिखा हुआ चीज़ से डरिएगा मत, कोई भी डायग्राम से मत डरिएगा, सब फालतू चीज़ है, बहुत आसान है। एलिप्स देखते जरा कि भाई एलिप्स क्या है। सबसे पहला मैथमेटिकल, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए ना मैं एक डायग्राम जरा लेकर के आपको चलता हूँ ताकि लगेगा वाओ अच्छा ऐसा बात है। जो बोलते हैं कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना, सन के चारों प्लैनेट्स घूमता है, तो भाई वो कौन सा ऑर्बिट में घूमता है, क्या वो एग्जैक्ट सर्कल में घूमता है या फिर कोई अंडाकार शेप में घूमता है, क्या है माजरा क्या है। तो देखिए अगर नहीं, ये सन तो है,
सन है। तो क्या पृथ्वी, देखो सारे प्लैनेट्स है, मरकरी घूम रहा है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर सब है। तो क्या इसके चारों ओर अर्थ पृथ्वी चक्कर कैसे लगाती है? सर्कल इस तरह से। मरकरी जो लगाती है क्या इस तरह से लगाती है एग्जैक्ट सर्कल ऑर्बिट में? मरकरी, अर्थ, वीनस इस तरह से, ऐसा है क्या? नहीं, इस तरह से चक्कर नहीं लगाती है। चक्कर किस तरह से लगाती है? मान लीजिए सन अगर ऐसे है ना यहाँ पर, तो पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे, मतलब अंडाकार शेप में। कैसा शेप में? अंडाकार शेप में। तो इस जो टेढ़ा वाला शेप है ना, सर्कुलर में नहीं, सर्कल अगर होगा तो ऐसे, ये सर्कुलर शेप में नहीं घूमता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। सर्कल तो सर्कुलर ऑर्बिट, एलिप्स तो उसको बोलेंगे एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। अच्छा, एक और बात, तो ये तो नेचर का हो गया कि भाई प्लैनेट्स जो है देख रहे अंडाकार शेप में होगा, देखिए जरा ऐसे, देखो एगो किसी है ना, ये मरकरी का बना है। अगर वीनस का है, वीनस यहाँ है, देखिए जरा अपने आप जो है ना, जहाँ पर ऑर्बिट्स बना हुआ है एग्जैक्ट मैं बनाता हूँ, देख रहे हो ये सर्कल नहीं है, तो एलिप्स, एलिप्स हो गया, समझ में आता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स लॉ। और वहाँ पर देखोगे जब वर्ड्स बोला जाएगा जो ना, जो मैं बोलूँगा कि भाई एलिप्स है तो सर्कल के रूप में हम डेरिवेशन करते हैं, एलिप्स नहीं माना जाता है सिंपल करने के लिए, तो ये सब बात आपको वहाँ समझ में आएगा। नहीं तो पता चला वहीं वो बोलने लगे, अगर ये सब शुरू में नहीं पढ़ाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा पता है? तो बस तारा नजर आना चालू हो जाता, अरे यार एलिप्स क्या भाई, एलिप्स होता क्या है? अब 10th के बाद 11th के थोड़ी पता है इतना, अब इतना डिटेल वहाँ पढ़ने का मौका नहीं रहता है, टाइम नहीं रहता है, तो डायरेक्ट हाँ एलिप्स है, ऐसा ऐसा होता है, वही सब जो है ना बर्डन क्रिएट होते चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन में हम लोग चले जाते हैं। अब ये सब फ्रस्ट्रेशन नहीं देगा, क्योंकि एक बार हमने शुरू में ही समय लगा करके तंदुरुस्त हो गए तो वहाँ बोलेंगे एलिप्स, आपके दिमाग में चलेगा ठीक बोल रहे हैं सर नहीं पढ़ा हुआ रहेगा, सर क्या बोल रहे हैं दोनों में अंतर है। तो ये हो गया, एक तो प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ऐसे है, देखो ये हमारी सन है तो पृथ्वी जो है चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है। कैसे ऑर्बिट में घूम रही है? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। और जो हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, है ना, अभी इलॉन मस्क देख अपना अपना सैटेलाइट सब जो है एक से एक चैंपियन सब है हमारे पृथ्वी पर, तो सैटेलाइट जो हम लोग लॉन्च करते हैं और सैटेलाइट जो रिवॉल्व करती है पृथ्वी के चारों ओर, वो कौन सा ऑर्बिट में करती है? सर्कुलर में नहीं करती है, कौन सा? एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही करती है। इसलिए एलिप्स हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना जरूरत पड़ता है। तो देखते हैं कि अच्छा अब कुछ आइडिया लगा, तो सर्कल कैसा होगा पता है? देखिए सर्कल है ऐसा एग्जैक्ट, और एलिप्स क्या हो जाएगा इस तरह से, यानी अंडाकार जो शेप है ना वो। तो भाई ये वाला ऑब्टेन कहाँ होता है, कैसे होता है? तो ये वही आइसक्रीम वाला जो है हॉलो कोन है, उसको हॉलो कोन इस तरह से अगर फ्लैट ऐसे काटेंगे ना तो वो जो बाउंड्री वाला शेप बना सर्कल, लेकिन वही हॉलो कोन को इस तरह से जो है उसको आप ना ऐसे स्लाइस वाइज काटो, टेढ़ा खटाक, तो ऐसे अगर काटोगे खटाक तो जो ऑब्टेन होगा ना वो देखिए जरा, बाउंड्री वाला जो पीला से दिख रहा है, ये जो पीला दिख रहा है ये जो बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिप्स। अब सवाल है कि एलिप्स ठीक है ऐसा है, अंडाकार शेप है सर, फिजिक्स में एप्लीकेशन भी है, एलिप्स का जरूरत थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी ग्राफ्स में जो है ना एलिप्स आता है, तो बोले बहुत सारा जगह पे आएगा। तो एलिप्स क्या है, कैसे मैथमेटिकल करें? तो मैं ना एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हाँ बताता हूँ आप लोग को जरा। देखिए सर्कल जो था वो बोले थे क्या, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक वेरिएबल पॉइंट होता है, इस तरह से वो चले कि हमेशा इक्वल डिस्टेंस हो। तो फिक्स्ड पॉइंट का एक अलग नामकरण हो गया था सेंटर, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस रहता था उसको बोल दिए थे रेडियस। ये सर्कल हो गया। एलिप्स में क्या है, एलिप्स के अंदर क्या है, इसमें दो फिक्स्ड पॉइंट होता है। कितना फिक्स्ड पॉइंट? लेट फिक्स्ड पॉइंट F1, एक और फिक्स्ड पॉइंट कितना? F2। दो फिक्स्ड पॉइंट हो गया। जैसे एक फिक्स्ड पॉइंट उसको नाम दे दिया सेंटर, यहां पर दो फिक्स्ड पॉइंट उसको नाम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं उसको? फोकस। तब फोकस हो गया सिंगुलर, दो है ना प्लूरल, तो उसको फोकाई बोलते हैं, FOCI चलेगा। अब एक वेरिएबल पॉइंट हो, क्योंकि हमको पता है कभी भी इक्वेशन अगर लिखना हो ना तो एक्स वेरिएबल दो पॉइंट तो आना ही चाहिए, तभी तो इक्वेशन बनेगा। अब हम बोले कि 56, तो भाई क्या है क्या इक्वेशन, ये तो कांस्टेंट नंबर हो गया ना। इक्वेशन के लिए हमारे पास वेरिएबल पॉइंट होना चाहिए, तो इसमें वेरिएबल पॉइंट कौन होगा? तो लेट कोई एक पॉइंट है मेरे पास P x, y, बोलता है ये इस तरह से चला था सच दैट फिक्सेड सेम डिस्टेंस पे रहता था, 5 5 5 5 या फिर 4 4 4 4 4। यहां पर क्या होता है, ये इस तरह से मूव करना चाहिए सच दैट ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, तो एक फिक्स्ड पॉइंट से लेट मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर दूरी पर अभी है, यहां से मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो
F1 से जो P डिस्टेंस होगा प्लस F2 से जो P डिस्टेंस होगा, समेशन ऑफ दिस टू डिस्टेंस जो है ना हमेशा क्या होना चाहिए पता है, कांस्टेंट। कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मैं समझ रहा हूँ, मैं भी 11th में शुरू में ही पढ़ता तो बोलते सर क्या सर कांस्टेंट हो गया तो क्या समझ में नहीं आ रही, तो थोड़ा फील आया। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, सुन लीजिए कि पहले है क्या, थोड़ा सा जैसे 5 मिनट और आगे लेक्चर में घस के तो ऑटोमेटिक सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन समझिए पहले क्या है, हमेशा इस तरह से चलेगा कि यहाँ से जो डिस्टेंस होगा और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ना हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अभी हमने एग्जांपल जो लेकर के बता रहे कितना है, 8 + 2 10 सेंटीमीटर, कोई जरूरी नहीं है 10, हमने लिया है लेट। अब हमको दूसरा जगह पर इसको लेके चलते हैं, लेट जो है ना ये इधर आ गया, घसकते घसकते ये पॉइंट यहाँ आ गया x, y। तो इस पॉइंट से लेट 5 सेंटीमीटर पर है, इस पॉइंट से भी कितना है 5 सेंटीमीटर पर है, तो 5 + 5 कितना हो गया देखिए 10। इस पॉइंट से फिक्स दोनों का समेशन कितना हो गया 10, यानी कि ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर भी लाई कर सकता है। अच्छा ठीक है, इधर हम घसक करके आते हैं या हम लेट यहाँ घसक करके आते हैं, तो ये है लेट यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे और यहाँ से जो ज्वाइन किया ये है 6 सेंटीमीटर पे। तो गौर करके देखिए 6 + 4 कितना हो गया 10, यानी ये भी पॉइंट यहाँ हो गया P। अच्छा उदाहरण जैसे बताते जा रहा हूँ। अच्छा मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ आ गया ये वाला, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा पता है 8 सेंटीमीटर। अगर और भी कहीं उदाहरण ले ले लेट, फिर यही ये 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये कितना है 8 सेंटीमीटर। मतलब इस तरह से ये मूवमेंट करेगा ना पॉइंट P P P P P P, ऐसा कर करके आप इनफाइनाइट पॉइंट्स लगाओ कि सच दैट समेशन हमेशा 10। तो ऐसे करके डॉट 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 अगर जोड़ते जाते हैं ना तो पता है क्या होता है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना ये वाला, यही बन जाता है सारे पॉइंट्स को जोड़ने के बाद क्या बन जाता है एलिप्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एलिप्स। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट हो गया उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस। ये तो अभी टेढ़ा बना है लेकिन आप समझ लीजिए, समझाने के लिए मैं आपको बताया। तो यहां पर देखते हैं जरा कि कैसे है वो, देख लो एक फिक्स्ड पॉइंट फोकस, तो इसको F1 बोल दिए, एक फिक्स्ड पॉइंट इसको तो F2 बोल दिए, ये हो गया वेरिएबल पॉइंट x, y। इस तरह से चलता है कि यहाँ से ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो पॉइंट कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, यहाँ 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 बाउंड्री पर सारे चीज़, तो इसको हम लोग बोल दिए एलिप्स। अच्छा अब देखते जरा एक बार डेफिनेशन, फिर आगे जो पैरामीटर्स है। इट इज़ द पाथ, मतलब पाथ मतलब रास्ता। एक वर्ड और आएगा अंग्रेजी आगे चल करके, ट्रैजेक्ट्री। बड़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड सवाल है, आपके बोर्ड में तो डायरेक्ट आता है 5 नंबर में, डेराइव करो ट्रैजेक्ट्री, प्रोजेक्टाइल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आता है ट्रैजेक्ट्री, ट्रैजेक्ट्री मतलब रास्ता, रास्ता मतलब पाथ, कुछ भी। तो इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट, एक पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन, इस तरह से मूव करता है इन सच ए वे दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट, 2 फिक्स्ड पॉइंट से उसका जो समेशन डिस्टेंस होगा इन द प्लेन इज कांस्टेंट। सही है, यानी कि F1 से P प्लस F2 से P जो है हमेशा होगा क्या चीज, कांस्टेंट। मैथ्स में पूरा डिटेल और डेरिवेशन वगैरह करेंगे, लेकिन हम शुरुआती चीज समझते हैं कि क्या है। द 2 फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड द फोकाई ऑफ द एलिप्स, फोकस। चले आगे, ये तो समझ में आ ही गया। हाँ ये भी ठीक है, सब ठीक ही है तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ने बंद कर देते हैं। सम टर्म्स रिलेटेड टू एन क्या है, एलिप्स। तो सम टर्म्स रिलेटेड टू एन एलिप्स, सबसे पहला है सेंटर ऑफ एलिप्स। भाई इसमें हम लोग सेंटर किसको बोलेंगे, तो बोलते हैं क्या, देखिए एक है F1 और एक फिक्स्ड पॉइंट क्या था F2 और एक वेरिएबल पॉइंट था P। तो यहाँ ऐसे ऐसे सब चल रहा है ना, ये वाला हो गया इतना। तो बोलता है क्या कि दोनों फोकस को आप मिला दीजिए, दोनों फोकस पॉइंट जो है ना उसको आप मिला दीजिए, दोनों का मिड पॉइंट जो होगा ना वही कहलाता है क्या, सेंटर ऑफ द एलिप्स। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकाई, दोनों फोकस को ज्वाइन करे उसका जो मिड पॉइंट होगा वही क्या कहला जाता है, एलिप्स। तो सॉरी क्या कहलाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो हम इसको ज्वाइन कर दिए, ये सेंटर हो गया। अब ये जो लाइन है ऐसे, इसको परपेंडिकुलर भी ज्वाइन कर दोगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही एलिप्स पे। इस दोनों को फोकस जो लाइन है, फोकस को जो ज्वाइन कर रहा है उसको आप एक्सटेंड कर दो ऐसे, वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, मिलेगा ही एलिप्स पे। सारी चीज अभी पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ एलिप्स। ये देखिए, अच्छा एक और चीज, सेंटर ऑफ द एलिप्स जैसे आया ना, तो सेंटर का भी कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, H, K, या एक स्पेशल केस भी हो सकता है। और अगर सेंटर एग्जैक्ट लाइक कर जाए कहां पे, ओरिजिन पे ही, वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बोले ना, जनरल कहीं अगर बना दे एलिप्स
तो सेंटर जैसे 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 मैं बोलूँगा, अगर ऐसे है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैं बोलूँ कि मैं एलिप्स यहाँ बना दूँ, मैं एलिप्स यहाँ बना दूँ, भाई ऐसा भी तो हो सकता है मैं एलिप्स एकदम एग्जैक्ट यहीं बनाऊँ, तो इसका सेंटर यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है। अगर एग्जैक्ट सेंटर पे लाई करेगा तो कितना 0,0, अगर कहीं और लाई किया तो h, जैसे सर्कल में हम लोग पढ़े थे। देख लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। अच्छा एक वो बात बता दूं, जो सन है ना और पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो चारों ओर घूमते रहती है ना सन के, तो सन बोले अभी तो मैंने बोला कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। और आप सर गजब गजब चीज पढ़ा रहे हो यार, फोकस है ना, ये सब सेंटर कहाँ, तो सन कहाँ सिचुएटेड होता है और पृथ्वी कहाँ घूमती है, पता है कैसे? सन जो है ना, दो फोकस होता है हमारा एलिप्स में, सन किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है। लेट अगर सन यहाँ सिचुएटेड है तो सन यहाँ हो गया, और पृथ्वी जो है ना ऐसे ऐसे चलती है, या फिर सन यहाँ भी सिचुएटेड हो सकता है और पृथ्वी ऐसे चलती है। तो जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो समझ में आएगा बच्चों कि जो है ना साल भर जो 12 महीना है हमारा, उसमें गर्मी करता है ज़्यादा महीना, देखो गर्मी करता है, मार्च से ही चालू हो जाता है गर्मी, और सितंबर तक समझिए कि पूरा क्या है, गर्मी ही है, पूरा ठंडा 3 से 4 महीना है। तो पता चलेगा सन अगर यहाँ सिचुएटेड है, मैं बोल ही देता हूँ 1 मिनट, सन यहाँ सिचुएटेड है, पृथ्वी गोल घूमते 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 जब नज़दीक आती है, देखिए सूर्य भगवान यहाँ है, पृथ्वी नज़दीक आ रही है, तो जब नज़दीक आएगा तो गर्मी करेगा, फिर पृथ्वी दूर जा रही है, जब पृथ्वी बहुत दूर जाती है, सन यहाँ सिचुएटेड है मान लीजिए, है ना, और भाई सन कहीं ना एक ही जगह पे तो होगा सिचुएटेड, ऐसा नहीं दोनों फोकस पे होगा, किसी एक फोकस पे। तो जब पृथ्वी नज़दीक आती है तो गर्मी का मौसम, देखो नज़दीक आई, ये एकदम मई जून का महीना है, एकदम नज़दीक सनलाइट आता, पूरा जम के गर्मी पड़ता है। फिर गर्मी देखिए मई जून जुलाई थोड़ा दूर जा रहा है ना, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, इधर आ गया तो एकदम दिसंबर जनवरी वाला सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में कम लाइट पड़ता है, उधर ठंडी का मौसम, खतरनाक गर्मी का मौसम। तो पूरा अच्छा से पूरा फिजिक्स गजब है, दिखाई देता है। अब अभी जो बता रहा हूं क्या पूरा फिजिक्स का चीज है, पढ़ क्या रहे, मैथ्स, दोनों कोरिलेटेड है। जैसे अब आगे डिफरेंशिएशन आप लोग को पढ़ाऊंगा, है ना, डिफरेंशिएशन dy/dx, अभी देखो उसका तो पूरा फिजिक्स में यूज है। अब है क्या फिजिक्स, न्यूटन जानते हैं, फिजिक्स न्यूटन, कैलकुलस है वो, मैथमेटिक्स का पूरा चीज खोजे कौन, न्यूटन। तो फिजिसिस्ट जितने हैं उनके मैथमेटिक्स उनका बड़ा तगड़ा रहता है फिजिसिस्ट पूरा न्यूटन, और कैलकुलस जो मैथ का चीज़ है खोज दी है वो dy/dx वगैरह क्या, तो वही चीज़ें सब जरूरत पड़ते रहता है ग्रेविटेशन में। चलते हैं आगे। उसके बाद जो पॉइंट है मेरा है मेजर एक्सिस किसको बोलते हैं, तो देखिए लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स विथ इट्स एंड पॉइंट ऑन द एलिप्स। बोलते हैं कि जो दो फोकस है ना, वो दोनों फोकस को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, उसको आप एक्सटेंड कर दो, क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो लाइन, तो क्या है मीट कर जाएगा कहीं ना कहीं फोकस पे, तो पूरा एक लाइन बना। दिस जो लाइन है जो फोकस को मिलते हुए जो पास करता है, दैट इज नोन एज क्या, मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, देखिए मेजर एक्सिस। तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन हो गया मेजर एक्सिस, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर आता है कि जैसे सेंटर, लेट हम मान लेते हैं कि सेंटर जो है ना मेरा वो है कहाँ, 0,0 पे स्टैंडर्ड अभी फिलहाल। तो अगर ये 0,0 है तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है वर्टिसेस। क्या बोलते हैं उसको, वर्टेक्स, एपेक्स। जैसे 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 कोई कोन वगैरह अगर बना हुआ ना तो इसको तो क्या बोलते हैं, एपेक्स ऑफ द कोन, एपेक्स, वर्टेक्स, सबसे टॉप जो कोनिकल पॉइंट है। तो उसी तरह से एलिप्स के अंदर भी फोकस को जो ज्वाइन करके जो लाइन एंड पॉइंट पे जाके मिलता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, वर्टेक्स, वर्टेक्स। इसको भी क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, सीख ही लीजिए जो है। और देखिए तो फोकस को ज्वाइन करते हुए जो लाइन है उसको बोल दिया मेजर एक्सिस, वो जहां मीट करता है एलिप्स पे वो कहलाता है वर्टेक्स। तो ये हो गया मेजर एक्सिस वाला लाइन, बड़ा। देख भी रहे हो एलिप्स जब ऐसे रहेगा तो देखने से नहीं लग रहा है कि ये लाइन जो है ना बड़ा है, एंड अगर ज्वाइन करे तो, और यहाँ से सेंटर से ही अगर यही वाला लाइन जाना तो ये है छोटा, तो जो बड़ा लाइन है उसको मेजर बोल दिए और जो छोटा लाइन है उसको माइनर बोल देंगे। तो एक माइनर वाला छोटा जो नजर आएगा माइनर एक्सिस, जो बड़ा है वो मेजर एक्सिस। तो यहाँ पर ना एक चीज आता है कि मेजर एक्सिस का लंबाई कितना होता है और माइनर एक्सिस का लंबाई कितना होता है। सेंटर है ये, सेंटर से यहाँ और यहाँ, द टू एंड पॉइंट्स आर नोन एज वर्टेक्स। होता क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर है लेट इट बी ए, तो ये वाला भी डिस्टेंस क्या होगा, ए, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है टोटल डिस्टेंस हम लोग उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों, मेजर एक्सिस का पूरा लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितना हो जाता है, 2a।
टोटल मेजर एक्सिस का अगर हम लोग आधा कर दे, सेंटर से ऐसे कर दे, आधा क्या है ए, तो उसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। सिंपल सा बात है, जो सबसे बड़ा लंबा लाइन तो मेजर एक्सिस, तो भाई पूरा लाइन कितना, तो लेंथ बोल रहे हैं 2a, तो उसका आधा क्या बोल देंगे a, उसको डिनोट करने का मतलब सब ये है। तो यहीं पर क्या है हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए कुछ आता है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस का आधा, तो भाई मेजर एक्सिस है मेरा ये, तो इसका जो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, देखिए ये है ओरिजिन 0 0, ये डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ कि है a, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है a, यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा a। तो आप मैथ्स तो पढ़ते ही, आइडिया तो समझ में आ ही जाएगा भाई, ये 0 अगर है तो यहाँ डिस्टेंस है एंड पॉइंट, ये वाला मैं बोल रहा हूँ कि a, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा a,0, और इधर भी मैं बोल रहा हूँ a, तो ये वाला एंड पॉइंट अगर बोलेंगे कितना हो जाएगा -a,0, क्योंकि x एक्सिस पर ये है, देख लो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दिस इज a, सेंटर से a तो a,0, सेंटर से इधर a तो कितना हो जाएगा -a,0, हेंस जो वर्टेक्स इधर आएगा ये हो जाएगा -a,0, और उस साइड जो वर्टेक्स जाएगा वो कितना हो जाएगा a,0, एकदम ठीक ठाक है, ओरिजिन से a, ओरिजिन। तो सेंटर से वर्टेक्स तक आधा दूरी a, तो यहां पर क्या छाप देंगे a। कॉम्प्लिकेट तो नहीं लग रहा है, लगना नहीं चाहिए, हमको ठीक ठाक लग रहा है बोलिएगा आपको ठीक लग रहा है, भाई हम लोग को कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो लगना नहीं चाहिए ऐसे। लेंथ ऑफ सेमी मेजर, मेजर एक्सिस का आधा कितना होगा a, और मेजर एक्सिस का पूरा लेंथ तो बोलेंगे a प्लस a, कितना हो जाएगा टोटल, कितना 2a, ये हो गया। तो देखिए जरा यहाँ पर एक आया, तो मेजर एक्सिस जैसे ही हम लोग पढ़े तो समझ में आया कि अच्छा एंड वाले को बोल दिए वर्टेक्स, उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे पता है माइनर एक्सिस, तो उसके एंड को बोलते हैं क्या, देखते हैं अभी। अब आता है देखिए जरा माइनर एक्सिस, तो भाई व्हाट इज माइनर एक्सिस, फोकस को ज्वाइन करते हुए जो लाइन है वो तो मेजर एक्सिस था, तो जो मेजर एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर चले जाइए और सेंटर से जो पास करे उसको हम लोग बोलेंगे माइनर एक्सिस। तो ये जो लाइन है दिस इज नोन एज माइनर एक्सिस। तो जैसे इसको डिनोट किए थे ना ए और ए से, तो माइनर एक्सिस वाले को हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज़ से, बी और बी से। हालांकि चेंजिंग अलग भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि बी भी ए बी भी बोल सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो है ना वो मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया माइनर एक्सिस, ये यहाँ से यहाँ बी, सेंटर कहाँ पर है ओरिजिन 0 0, तो वाई एक्सिस में ये डिस्टेंस है इतना, कितना b, तो ये कोऑर्डिनेट जो है देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पता है क्या, कोवर्टेक्स, इसको भी हम लोग बोलते हैं क्या, कोवर्टेक्स। खाली सब पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों, बहुत ज़्यादा जरूरी। और फोकस वाला जो है मेजर एक्सिस का लास्ट वाला लाइन उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, इसको भी क्या बोलेंगे वर्टेक्स। तो कौन है वर्टेक्स, कौन है कोवर्टेक्स, वर्टेक्स है बड़ा वाला, ठीक है, कोवर्टेक्स है छोटका वाला। बड़ा वाला कौन है, नाम में है मेजर, तो माइनर मतलब क्या, छोटा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा कोवर्टेक्स का क्या हो जाएगा, तो 0, b, ये हो जाएगा 0, -b। कैसे है भाई, वाई एक्सिस वाला है, ये ओरिजिन, ऊपर डिस्टेंस है b, नीचे डिस्टेंस है b, तो ये वाला कितना हो जाएगा 0, -b, और ऊपर जो हो जाएगा 0, b, क्योंकि पता है वाई एक्सिस में b डिस्टेंस है, x कितना है 0। तो ये अब इसमें बोलेगा लेंथ ऑफ, देख रहे हो सेमी माइनर एक्सिस, तो टोटल माइनर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा, b प्लस b कितना हो जाएगा 2b, और बोलेंगे सेमी में माइनर मतलब तो टोटल माइनर का आधा, वो हो जाएगा b। तो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस हो जाता है b, दूसरा कलर से लिखता हूँ ताकि जो है ये हो जाएगा b, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो भाई टोटल b प्लस b कितना हो जाएगा 2b, ये हो गया, ठीक है ऐसे। तो ये लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से पास करे एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर विथ इट एंड पॉइंट ऑन द कहाँ, एलिप्स, एलिप्स पे जाके एंड पॉइंट होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। बड़ा सिंपल छोटा छोटा चीज है। अब देखिए यहाँ पे वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स, तो अभी सीखा है वर्टेक्स और कोवर्टेक्स। वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स किधर होगा, बड़का वाला तरफ, मेजर एक्सिस के तरफ। तो मेजर एक्सिस कौन है, जो फोकस से पार करते हुए जाएगा, तो दिस और दिस विल बी नोन एज वर्टेक्स। अभी सिखा चुके हैं, है ना, क्या है ये, वर्टिसेस कहलाता है, वर्टेक्स। तो ये a, तो ये वाला हो जाएगा a,0 और ये हो जाएगा -a,0 एंड पॉइंट जो है वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स। तो यही बस 3-4 चीज है जो हम लोग को सीखना था। अब इसमें देखने जा रहे, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स
क्या होता है। तो दो तरह का एलिप्स होता है बच्चों, है ना। देखिए जरा, हाँ चलो मैंने अच्छा डायग्राम लगा दिया है। एक होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स, एक होता है वर्टिकल एलिप्स, क्योंकि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई बड़ा वाला जो है ना वो एक्स एक्सिस तरफ हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा वाला जो है ना वो वाई एक्सिस के तरफ हो। तो एक्स एक्सिस के तरफ बड़का, तो ये बन जाएगा मेरा मेजर एक्सिस। वाई एक्सिस के तरफ बड़ा वाला, तो वाई एक्सिस बन गया मेरा मेजर एक्सिस, जो बड़ा मेजर। माइनर किधर होगा, माइनर होगा इधर वाई एक्सिस के तरफ। इसमें माइनर किधर होगा, एक्स एक्सिस के तरफ, सिंपल सा। ठीक है, कोई नहीं, है ना, नोट किया इस तरह से। अच्छा, तो बोलते देखिए इस तरह से अगर ऐसे है तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहलाएगा, और ऐसे है तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल एलिप्स। सवाल है कि इसका इक्वेशन कैसे होता है वो हम लोग को सीखना है। तो बच्चों उसके प्रोसेस में नहीं जाना है, वो मैथ्स में पढ़ेंगे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन सीखते हैं कि क्या होता है। तो बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स का ये होता है, देखिए इस तरह से, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू होता है कितना, 1। यहां पर ये जो x के नीचे आप देख रहे हो ना क्या है, ए स्क्वायर, ए विल बी ग्रेटर देन बी। बहुत आसान है, टेंशन मत लेना, मैं अभी बताता हूं। देखिए जरा, x एक्सिस तरफ क्या है, बड़ा। x एक्सिस में हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, x एक्सिस ऐसे, तो x एक्सिस तरफ क्या होगा पता है, बड़ा। बड़ा का मतलब क्या होता है, मेजर। तो इधर हो गया क्या चीज, मेजर एक्सिस। x एक्सिस की तरफ बड़ा, दैट इज मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 2a। तो उसका ठीक आधा कितना हो जाएगा, a। तो देखिए ऐसे ही पता चल गया, दिस इज मेजर एक्सिस। मैं किधर लिखूं, यहाँ, दिस इज मेजर एक्सिस। मेजर साहब एक मूवी भी था नहीं, हाँ पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं, बहुत पुरानी मूवी है। तो ये हो गया मेजर साहब, मेजर एक्सिस, दिस इज मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा, दिस इज ओरिजिन, ये हो गया लेंथ, यहाँ से यहाँ हो गया a, यहाँ से यहाँ लेंथ हो गया a, तो ये हो गया a,0, ये हो गया -a,0। द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस a + a 2a। ठीक, x के नीचे कुछ a स्क्वायर है, y स्क्वायर के नीचे कुछ है वो b स्क्वायर है, और इक्वल टू देकर के वहाँ पर n है। हमको इसको पूरा समझना है कि क्या है। थोड़ा सा मैं और कुछ कर दूँ अगर बच्चों, थोड़ा सा मैं अगर x स्क्वायर को ना x - h का होल स्क्वायर लिख देते, ताकि एक ही बार में ना दोनों चीज बता दे हैं, इसीलिए जैसे सर्कल में किए थे। तो x - h का होल स्क्वायर बटे ये y - k का होल स्क्वायर बटे ये इक्वल टू 1। भाई h और k क्या है, तो दिस इज सेंटर। जनरल जो सेंटर का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा कितना, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, h, k। अगर वो ओरिजिन हुआ तो h k 0 0, तो यानी कि अगर h 0 हुआ तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ये k भी 0 हुआ तो y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, सिंपल सा। भाई a क्या है, a क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। और बोलेंगे b क्या है, तो b है मेरा लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। क्या है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ये क्योंकि a बड़ा है ना, तो और खाली a बोल रहे हैं, 2a बोलेंगे तो टोटल मेजर एक्सिस हो गया, a बोलते हैं तो सेमी मेजर एक्सिस। तो ऐसा, यानी पता है क्या, डायरेक्ट कैसे पता करोगे कि भाई एलिप्स हम कैसा बनाएंगे, कैसे पता करोगे, बस आपको ये देखना है कि x के नीचे जो लिखल है, देखिए ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी, x के नीचे जो लिखल है ना आप वो देखो, और y के नीचे जो है, दोनों में से बड़ा कौन है, बस इतने डायरेक्ट। अगर ये बड़ा है a तो x एक्सिस के नीचे जो है हम बड़ा कर देंगे, मतलब x में बड़ा। अगर y के नीचे वाला टर्म अगर बड़ा होगा ना तो y एक्सिस में जो क्या है हम एलिप्स ऐसे खींच देंगे बड़ा, सिंपल सा। डायरेक्ट ये ट्रिक जो है ना आप लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपको आता हो भाई आप उसमें लिख लीजिए कॉपी में, कि x स्क्वायर के नीचे जो a स्क्वायर है a, यानी कि बस x स्क्वायर के नीचे देखिए, y स्क्वायर के नीचे देखिए, जो नीचे बड़ा दिखे ना उधर एलिप्स को टान दो, पकड़ करके ऐसे खींच दो। सही है, चलेगा। अगर हम यहां पर बोले कि इफ सेंटर ऑफ एलिप्स इज एट ओरिजिन, अगर है, यानी कि C जो है h, k जो है ना ये क्या है भाई 0, 0, अगर ओरिजिन हो तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x - 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बन जाएगा मेरा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर जो शुरू में लिखे थे, ठीक है।
बोलोगे सर है ना, अब मान लीजिए दिमाग में चलेगा कि देखिए पहली बार पढ़ सर ये सब याद रखना पड़ेगा क्या, है ना, ऐसे ऐसे अगर भूल गए तो ये वाला कितना भयानक लग रहा है। जो पता है क्या, फर्स्ट टाइम वही पढ़ा तो आपको लग रहा है यार भूल गए, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है याद करने और भूलने का। बस 2-3 बार लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ किधर बड़ा। ये भी ट्रिक सिखा दिया कि x के नीचे वाला बड़ा है तो x में एक्सिस में बड़का खींच दो, y एक्सिस के नीचे अगर बड़ा है तो y एक्सिस की तरफ लंबा खींच दो, बस एलिप्स बन गया। अब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस लिखने हम लोग को आता है। अगर x तरफ बड़ा होगा, ठीक है, जो यहाँ बड़ा है, एक बड़ा है ना, x एक्सिस के तरफ अगर बड़ा तो मेजर एक्सिस ये हो गया। मेजर एक्सिस क्या होता है भाई, जो फोकस से पार करता है, तो इसका दोनों फोकस f और f' लिखा हुआ है, आप f1 f2 मानो तो वो भी किधर होगा, इधर ही होगा। चलेगा, ठीक। अच्छा एक और चीज जो है, देखिए मैं बताता हूं, ये देखिए कि मान लीजिए एलिप्स ऐसे बनाए हैं, है ना, और मान लीजिए एलिप्स मैंने ऐसा बनाया है, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई ओरिजिन है, मान लीजिए कि इसका सेंटर, ठीक है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस है, तो टोटल लेंथ यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो है a, और ये वाला भी डिस्टेंस क्या है a ग्रेटर देन b वाला जो है हम बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो ठीक है, बोले सर वर्टेक्स अगर पूछोगे तो ये हो जाएगा a,0, और इस साइड वाला वर्टेक्स अगर पूछोगे तो हो गया सर -a,0। फोकस किधर होता है, मेजर एक्सिस के तरफ ही फोकस, तो फोकस कहीं लेट इट भी यहाँ पर f1 और लेट यहाँ पर हो गया f2 फोकस। सर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो आपने बताया ही नहीं। बिल्कुल सही है, क्या पता है, फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, वो फिजिक्स में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो ज़रूरत पड़ता है हम लोग को मैथ्स के अंदर। तो डायरेक्ट बस एक चीज़ जान लीजिए कि सेंटर से जो फोकस की जो दूरी होती है, क्या मैं बोल रहा हूँ, सेंटर से जो फोकस की दूरी होती है जितना भी हो, और यहाँ से जो दूरी होती है, ये दोनों होता है सेम। लेट्स सी से सेंटर से कंफ्यूज मत करना आप लोग, इसको ओरिजिन मान लो बच्चों, है ना, ये क्या है ओरिजिन, जो भी डिस्टेंस होगा, तो ये जितना डिस्टेंस पर उतने डिस्टेंस पर ये होता है, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओरिजिन से c डिस्टेंस तो c,0, तो ओरिजिन से c डिस्टेंस तो ये कितना हो जाएगा -c,0, तो फोकस का ये होता है। बोले सर c क्या होता है, बोले बच्चों फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ता है, लेट जो भी होगा बराबर होगा। मान लीजिए 3 तो ये भी 3, मेजर एक्सिस के तरफ जो है हमारा, बोलोगे सर फिजिक्स में हमको इतना जरूरत पड़ेगा, इसमें से क्या जरूरत पड़ेगा ना, बीच बीच में आप सोच भी नहीं सकते हो, तो भाई इतना बेसिक मेरे को आना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आते देखें क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये कौन सा एलिप्स पढ़ रहे हैं, वर्टिकल एलिप्स। तो अब लग रहा है जैसे टाइम पास हो गया है ना। वर्टिकल एलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो x माइनस वही का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिए क्या इसको b स्क्वायर कर देते हैं, y माइनस के का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा कर देते हैं, ताकि पता है थोड़ा सा हमेशा आदत डाल लेते हैं कि मेजर एक्सिस को ना a से ही रिप्रेजेंट कर दिए, लेट इट बी, मेजर एक्सिस को a से ही रिप्रेजेंट कर दिए और छोटका एक्सिस को b से रिप्रेजेंट कर दिए, परमानेंट दिमाग में बैठा लेते हैं। भाई पहले a आता है तो पहले जन्म लिया तो बड़ा है, बाद में b आता है तो छोटा, तो a मेजर एक्सिस वाला लेंथ है, b माइनर एक्सिस वाला लेंथ है। अभी मेजर किधर है, y एक्सिस में, तो भाई मेजर जो बड़ा वाला है ना वो y के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ भी हम लोग क्या बोल देंगे, a इज ग्रेटर देन b। तो y के नीचे जो है ये हो गया बड़ा और ये हो गया मेरा छोटा, तो इसी से पता चल गया y के नीचे बड़ा, तो ऐसे करके खींच दो, तो यानी ये वाला जो है ना मेरे लिए बच्चों अब क्या हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस, क्या हो गया ये वाला मेजर एक्सिस। तो फोकस किधर चल जाएगा आप सोचो, तो जिधर मेजर एक्सिस होता है उधर ही चला जाता है मेरा फोकस। ये तो ओरिजिन, ये तो 0,0 हो गया, तो फोकस हो गया, देख रहे कितना, लेट इट बी f1 और लेट इट बी ये f2, f1 f2। तो भाई f1 ये डिस्टेंस यहाँ से बोले थे ना, जो भी डिस्टेंस लेट इट बी c, तो यहाँ से भी जो डिस्टेंस होगा लेट इट बी c, तो 0,c 0,-c, सही है। यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा कितना a, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 0,a, और यहाँ से यहाँ तक नीचे डिस्टेंस भी a, तो कितना बन जाएगा 0,-a, क्योंकि ये मेजर वाला है तो a से रिप्रेजेंटेड है, इधर माइनर वाला है तो b से रिप्रेजेंटेड होगा, तो दिस डिस्टेंस इज b, दिस डिस्टेंस इज b, इस माइनर वाला छोटका है ना, तो b, 0 माइनस b, 0 हो गया। यहीं पर हम लोग बोलेंगे कि इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, अगर सेंटर कहां हो, ओरिजिन पे हो, तो h, k जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0,
0। तो यहां पर रख करके देखिए आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट लिखिए एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है ए स्क्वायर इक्वल टू बच्चों कितना है 1। ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना, जहां की ये वाला मेरा बड़ा है y के नीचे, इसलिए वर्टिकल एलिप्स का इक्वेशन ऐसा हो गया। बहुत अच्छी बात है, बस इतनी से हमको जो है जरूरत है फिजिक्स के अंदर। और एक और चीज है जो दिमाग में रख लीजिए कि यह है एलिप्स, ठीक, और यह है मेरा सर्कल। इसका जो है एरिया जो होता है, एरिया ये होता है मेरा, हमको पता है कि पाई आर स्क्वायर, तो सेंटर कहीं है, ये रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्या हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो ये डिस्टेंस है a और ये वाला डिस्टेंस है कितना b। ये मेजर एक्सिस वाला है, मेजर एक्सिस वाला है, और ये वाला क्या है माइनर एक्सिस वाला। एग्जैक्ट अगर लेंथ बोलेंगे तो ये a तो कौन सा एक्सिस हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस, और ये क्या है सेमी माइनर एक्सिस। तो इसका जो होता है एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स ये कितना होता है देखिए, है ना। एक चीज देखिए बताता हूँ जो थोड़ा सा मतलब दिमाग में कभी मतलब अब कभी भूल भी नहीं करिएगा। एरिया ऑफ सर्कल ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये हम जान रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे पाई इंटू आर। ये झूठों का ना कुछ ऐसा चीज बता रहा हूँ थोड़ा सा जब मन लगने के लिए। पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर, यानी कि इस साइड है r और इस साइड भी कितना है r, तो भाई पाई r मतलब हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल। ये जानबूझ के बता रहा हूँ दिमाग में कुछ बैठाने के लिए, ताकि जिंदगी में कभी आप भूलो मत। एरिया ऑफ सर्कल हम लोग को पता रहता था, r हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल में भी r है वर्टिकल में भी r है, तो पाई r पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द एलिप्स क्या होता है पता है, पाई इंटू यो भी वही होता है। हॉरिजॉन्टल में यहाँ से सेंटर से कितना, वर्टिकल में कितना, हॉरिजॉन्टल में है a वर्टिकल में है b, तो पता है ये एरिया ऑफ द एलिप्स हो गया। लोगों वाह क्या बात है, दोनों को रिलेट करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा बात है। तो क्या बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, तब पाई आर, तो इसका हॉरिजॉन्टल है ए वर्टिकल है बी, तो पाई ए बी। भाई वर्टिकल एलिप्स भी होगा तो क्या दिक्कत है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो होगा ए बी ही होगा, यानी पाई ए बी। ये फिजिक्स में ये वाला जरूरत पड़ता है, याद रखिएगा। ये जो है ना, मैं इसको लिख देता हूँ, फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ना न्यूमेरिकल्स के अंदर आता है एरिया ऑफ द एलिप्स, नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं जरा कि इक्वेशंस बनाने का बच्चों कोशिश करिए जरा कि क्या है। तो ड्रॉ ग्राफ एंड फाइंड सेंटर वर्टिसेस फोकाई लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। मैंने सब बता दिया, तो आप ट्राई भी कर सकते हो। ऐसा है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 4 है, 4 को क्या लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरा जनरल एक्सप्रेशन जो है कैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस टाइप का फॉर्मेट में है ना एलिप्स वाला। तो देखिए एक्स स्क्वायर बटे 4, तो भाई कुछ का होल स्क्वायर कहते हैं 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है भाई 36 क्या बोले बच्चों 6 का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 1। तो यहां पर पता चला बड़ा कौन है, तो y के नीचे जो है ये है मेरा बड़ा, ये क्या है मेरा बड़ा। जैसे ये बड़ा हुआ तो समझ में आ जाएगा y के नीचे बड़ा है ना, तो कौन सा एलिप्स हो जाएगा, y के नीचे बड़ा है, तो ये कौन सा एलिप्स हो गया, वर्टिकल एलिप्स का इक्वेशन हो गया है, वर्टिकल एलिप्स। चलेगा ना, सही है, वर्टिकल एलिप्स का इक्वेशन हो गया। अब जैसे ही वर्टिकल ये हुआ तो हमको पता चल गया यहां से क्या कि यही हो गया मेरा मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस अगर ये हो गया तो क्या क्या निकालने बोला गया था भाई, सेंटर है, सेंटर क्या होगा तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से पता चल गया कि सेंटर जो है इसका वो है 0,0, एक्सप्रेशन से ही पता चल गया। अच्छा वर्टिक्सेस क्या होगा, यानी कि वर्टेक्स, हमको पता है मेजर एक्सिस जो है उसका एंड जो होता है वो वर्टेक्स है, बड़ा है y एक्सिस की तरफ क्या 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस ये है a, ये वाला भी हो जाएगा a, यानी पता है ये मेरे लिए एक्सप्रेशन कैसा बन गया बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि बोले थे जिधर बड़ा हो ना, जिधर बड़ा हो वो a बन जाता है, ये बड़ा है तो मेरा ये बन गया a स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे बड़ा इधर है a, तो वर्टेक्स आप क्या लिखोगे ऊपर है तो 0, a जो कि मेरे लिए बन जाएगा 0,6,
इधर जो ये है ये बन जाएगा 0, -a जो कि 0, -6, तो वर्टेक्स हो गया ऐसा। लेंथ ऑफ मेजर, लेंथ ऑफ माइनर, फोकस का जरूरत है नहीं बच्चों, है ना, फोकस आप हटा दो, फोकस का जरूरत है नहीं हम लोग को पढ़ना, ठीक है, वो लिखा गया था लेकिन जरूरत नहीं है। लेंथ ऑफ मेजर, लेंथ ऑफ माइनर, तो मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को ना शॉर्ट में हम सिर्फ मेजर एक्सिस भी लिखेंगे तो समझ जाइए कि टोटल है कितना, लेंथ कितना होता है 2a। तो भाई a कितना है, a है मेरा 6, a मेरा आ चुका है 6 और b मेरा आ चुका है, कंपेयर करने के बाद कितना 2। तो बोलेंगे मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होता है 2a, a प्लस a, आंसर कितना आ जाएगा देखिए, तो ये बोलेंगे 2 × 6, आंसर आ जाएगा 12। और अगर बोलेंगे माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होगा, तो माइनर एक्सिस हो जाता है 2b, कितना 2 × b, b क्या है भाई 2, 2 2 जाए कितना आ जाएगा 4, तो ये हो गया। सेंटर यहाँ वर्टेक्स एंड पॉइंट्स हो जाता है मेजर एक्सिस का, मेजर एक्सिस का लेंथ ये, माइनर एक्सिस का लेंथ ये। सिर्फ मेजर एक्सिस लिखा हुआ है का मतलब ही होता है कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, कोई जरूरी नहीं लिखना, अंडरस्टूड, ठीक, लिख लीजिए। अब अगर ये बहुत अच्छा से समझ में आया है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है ना, ट्रिक भी बता दिए, तो देखिए जरा क्या है, अब इसका बनाने का कोशिश करिए कि ड्रॉ ग्राफ एंड फाइंड द, फिर से सेंटर, ये सब जो है क्या होगा। तो बोली यार ये तो x² बटे समथिंग में तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है, तो क्या करें। तो देखिए होता क्या है कि अगर मैं आप लोग को ऐसा बोलूँ ना कि 4x² प्लस बच्चों 4y² इक्वल टू कुछ हो 60, ऐसा कुछ हो, या लेट इट भी ऐसा कुछ हो, ये क्या है। तो पता है जब भी कभी कोई कोएफिशिएंट अगर मल्टीप्लाइड अगर रहे ना x² y² में, तो हमको करना क्या रहता है, पहले तो अगर दोनों कॉमन आ रहा है तो पहले आप कॉमन ले लो, तो कॉमन अगर लेंगे तो ये हो जाएगा इतना इक्वल टू 36, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 9 36, ये आ जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू कितना आ गया 9। ऐसे जब भी कोई कोएफिशिएंट हो अगर वो सेम हो तो कॉमन ले लीजिए, काट छाट करके देखिए कि क्या है। तो समझ में आया कि अगर x² और y² का कोएफिशिएंट अगर होगा सेम, तो यार ये तो सर्कल बन गया। क्या बन गया, सर्कल, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अगर x² और y² का कोएफिशिएंट अगर अलग अलग अगर हुआ ना, तो वो सर्कल ना बनेगा, बनेगा क्या देखते हैं। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ 4 यहाँ 9 है, तो यहाँ तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, तब क्या करें, तो भाई ये सर्कल तो है नहीं, तो पता क्या करना रहता है, जो भी राइट साइड में हो ना सर्कल का, ये हो गया। और एलिप्स का होता है x² प्लस y² इक्वल टू 1, मतलब एलिप्स को सीखने के लिए राइट साइड में मेरा 1 होना चाहिए। ये 1 कैसे आएगा सोचो, तो जो 144 है बटे 144 कर दीजिए। तो बोले क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय क्या चाहिए 144, तो दोनों 144 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, जैसे ही दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो देखिए अब मेरा आंसर आ जाएगा, ये भी 144 ये वाला भी 144, मतलब LHS और RHS में दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों कट करके आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी कि कुछ लक्षण दिख रहा है कि हाँ एलिप्स वाला तो लक्षण है, ऐसा रहता है कभी कभी, ठीक है, तो हमको जरूरत पड़ता है सॉल्व करना। अब काट छाट करिए, तो ये गया कितना हो जाएगा 4 × 12 और 4 × 24, यानी कि x² डिवाइड बाय 36 इधर आ रहा है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो 9 का 9 9 × 14 है ना, 9 × 6 = 54, तो यार 16 16 9 44 हो जाएगा, यानी कि y² डिवाइडेड बाय बच्चों कितना है 16 इक्वल टू 1। तो गौर करके देखो कि क्या मेरा ये एलिप्स बन पाया है क्या, सोच करके देखो तब पता चलेगा। हाँ बना सर, बना कैसे बना भाई, क्योंकि राइट साइड में 1 है, बटे बटे कुछ ऐसा आया हुआ है। तो हम लोग सेटिंग वेटिंग करके कैसे लिख सकते हैं इसको, थोड़ा सा आप छोटा हो जाएंगे, हाँ ठीक, तो ये बन जाएगा देखिए x² डिवाइडेड बाय 36 को क्या लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर, y² डिवाइड बाय 16 को क्या लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। किधर बड़ा है, x के नीचे 6 और y के नीचे 4, तो भाई ये वाला हो गया मेरा बड़ा और ये क्या है छोटा। तो जिधर बड़ा हो ना वो मेरा मेजर एक्सिस, x के नीचे बड़ा है तो x के नीचे जो है बड़ा कर देंगे, क्या कर देंगे x के नीचे बड़ा कर देंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर एक्सिस, देख लो जरा। तो कंपैरिजन अगर करना होगा तो ये कैसे लिख देंगे एक्सप्रेशन, पता है जो x के नीचे बड़ा है तो वो a हो गया, ठीक है, प्लस y² बटे b² इक्वल टू कितना हो गया 1। x के नीचे बड़ा है ना, ठीक है, तो बड़का इधर डाल दिए, तो भाई ये हो गया बड़ा वाला, तो ये हो गया a, ये हो गया a। तो वर्टिसेस कितना आएगा और सेंटर क्या आएगा, सेंटर देखो
एक्स स्क्वायर ही है, एक्स माइनस एच कुछ ऐसा नहीं है ना, तो गया तो ओरिजिन हो जाएगा 0,0। तो ये सेंटर हो गया मेरा 0,0। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ए, इस साइड होगा a,0। ए है मेरा कितना 6, तो इसको हम लोग बोल देंगे 6,0 और ये हो जाएगा -6,0। वर्टेक्स भी निकल गया, सेंटर निकल गया, वर्टेक्स निकल गया। फोकस निकालने की जरूरत बच्चों नहीं है, फिजिक्स में जरूरत नहीं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब बड़ा वाला लेंथ कितना 2a और माइनर छोटका 2b। ए कितना है तो बोलेंगे मेजर एक्सिस हो जाएगा 2a। तो भाई 2 × a कितना है 6, 6 दूनी 12। और ये माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, लग रहा है जैसा बड़ा टाइम पास जैसा नहीं लग रहा। हाँ ठीक है, बस ऐसे लिखते रहो, कुछ कुछ तो होते ही चला जाएगा। तो 4 दूनी कितना हो गया 8, है ना, बढ़िया है, नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से। चले अब देखिए एक फिजिक्स का हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि भाई फिजिक्स में जो है एसएचएम चैप्टर बच्चों क्लास 11th के ही लास्ट में पढ़ोगे, ऑसिलेशन चैप्टर है, लास्ट सेकंड चैप्टर, तो उसके अंदर ये वाला चीज आता है। तो अभी ही हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। क्या एसएचएम होता है आपको नहीं आ रहा है, मेरे को भी नहीं आ रहा। आप भूल जाओ कि भैया क्या, अभी पढ़ भी नहीं किया था, हमको क्या पता। लेकिन बिना पढ़े हुए चैप्टर हम डायरेक्ट उसका ग्राफ बना सकते हैं और उसके बारे में पूरा कहानी लिख सकते हैं। तो ये है पावर, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का। हमको क्या पता है एसएचएम क्या होता है, नहीं पढ़े अभी, तो आप भी नहीं पढ़े, हम भी नहीं पढ़े। लेट जो भी है कोई पार्टिकल है भाई, है ना, वेलोसिटी उसका v है, डिस्प्लेसमेंट है x, उसे डिनोट करते हैं। ऑल्सो फाइंड इट सेंटर एंड वर्टिसेस, ये आता है क्वेश्चन है, ये तो कंपटीशन के अंदर आया हुआ है। वेयर v जो देखे क्या लिखा हो, v इक्वल टू ये है ओमेगा। जैसे यूनिट से मेजरमेंट आगे जैसे पढ़ोगे ना तो उसके अंदर मैंने बताया भी है थोड़ा सा आप लोग को, और आगे चैप्टर आते जाएगा तो मैं बताऊंगा। ओमेगा है जो भी है, ये वेलोसिटी का तो आइडिया होगा, v से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर जो है मान लीजिए कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ना बच्चों, वो है पता है क्या, कांस्टेंट। वेलोसिटी जो है वो है वेरिएबल, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो है वो है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है वेरिएबल, ठीक है। ये मतलब समझिए कि ये गिवन है, हाँ ये गिवन है। तो यहां पर देखिए कि वेरिएबल कौन सा है, वेलोसिटी और ये जो x है, यही दोनों क्या है वेरिएबल। और ये जो है डॉट जो दोनों में लगा है, दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या, जैसे 5, 6 ये सब नंबर्स जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। हमको किसके किसके बीच का ग्राफ बोला है, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्वाभाविक बात है x और y के बीच में ही तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ये क्या है, तो भाई रूट ऐसा कुछ लिखा हुआ गंदा टाइप से, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, समझना है भी नहीं, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ और ये पता चले कि वो यार इतना टेढ़ा मेढ़ा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, कैसे जो है ना ये सर्कल बन जाता है कि एलिप्स बन जाता है, पता नहीं क्या। तो आप खाली सीखिए कि मैं कैसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ और कुछ नहीं करना है, हमको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो भाई ये तो रूट के अंदर फंसा हुआ है, तो सबसे पहले रूट तो हटाओ, है ना, फिर हमको कुछ समझ में आएगा। लिखते हैं तो v इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस क्या है x स्क्वायर। जरा सा दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन गया v स्क्वायर। ओमेगा का है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है बच्चों, लेट इट भी जो है, लेट इट भी, इसको ना ओमेगा है, आपको बाद में इसका मीनिंग समझ में आएगा फिजिक्स में कि ये क्या होता है। आप मान लो कि लेट जो भी है भैया, है ना, OMEGA ओमेगा, ये कांस्टेंट होता है। ए है एम्पलीट्यूड, क्या होता है नहीं मतलब, लेट जो भी होता है वो है कांस्टेंट, नंबर जैसे 5, 6, 7 छोड़ दो। रूट का स्क्वायर करेंगे। बोलो सर आपको कैसे पता चला कि स्क्वायर करना है, बिल्कुल है कि नहीं, हम भी 11th में गए तो मेरे को क्या पता, लेकिन क्या बात थोड़ा सा तो पता है, तभी तो हम बताएंगे। हम कर क्या रहे हैं, वेलोसिटी को अलग कर रहे हैं और x को अलग कर रहे हैं, दोनों को अलग करके देखते हैं कि क्या एक्सप्रेशन बन रहा है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। तो भाई ये डिस्प्लेसमेंट है x, तो बोले पहले इसको अलग करते हैं। तो क्या करें, तो v स्क्वायर, ये ओमेगा को नीचे लेके चले जाए, तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस क्या हो गया x स्क्वायर, मतलब फ्री हुआ है ना, x स्क्वायर देखिए अकेला आया। तो भाई वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पूछ रहे हो, स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं कि y इक्वल टू mx, यानी y और x एक एक वेरिएबल होना चाहिए। पैराबोला में पढ़ाए अनिल सर क्या, एक पे डबल पावर और एक सिंगल, डबल सिंगल डबल सिंगल, तो मतलब जो ट्रिक बताया था ना खतरनाक तरीके से, यहाँ पर क्या ये डबल डबल, अरे यार ये लेक्चर गजब हो गया, डबल डबल।
तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो तो सर्कल भी बन सकता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो तो एलिप्स भी बन सकता है। एलिप्स कैसे बनेगा? राइट साइड में 1 हो तो सर्कल, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों में प्लस अगर हो और कुछ हो, क्या वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कुछ हो रहा है क्या? देखिए जरा यहाँ कर करके, तो यहाँ तो भाई वी स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर आया हुआ है, प्लस एक्स स्क्वायर मान लीजिए इधर लाते हैं ना, इक्वल टू ये तो ए स्क्वायर हो जा रहा है। तो क्या ये सर्कल बनेगा? क्या सर्कल का एक्सप्रेशन पता है कैसा होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ 16, ऐसा कुछ हो, नीचे कुछ जो है ना नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये भी देखिए, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ठीक है, और बाकी कांस्टेंट, तो ए स्क्वायर कांस्टेंट। क्या ये सर्कल बनेगा क्या? दोनों पे डबल पावर है, दोनों पे डबल पावर है, नहीं बनेगा क्योंकि उसके नीचे कुछ है। तो जैसा ही कुछ नीचे आए ना कोई कांस्टेंट, मतलब ऐसे लेट इट बी 15, समझिए कि ये एलिप्स के तरफ जा रहा है। डबल पावर हो, ये लिख भी सकते हैं कॉपी में, डबल डबल पावर हो तो या तो सर्कल या तो एलिप्स। सर्कल मतलब सीधा सीधी हो तो एलिप्स, कुछ बटे अगर हो गया ना तो एलिप्स धड़ाक से। तो ये चीज़ सब पता देख रहे अभी रहेगा तो उस समय, और नहीं तो पता चला एसएचएम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लो भाई आधा घंटा अब हमको ये भाषण देना पड़ रहा है। तो पता क्या होता है, एसएचएम भूल जाते हैं, हम मैथ पढ़ने लग जाते हैं और फिजिक्स गायब हो जाता है। तो कैसे बनेगा ये? तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, इसको इधर लाइए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब पता चल गया कि जो है ना एलिप्स के तरफ ये जा रहा है, सर्कल तो नहीं है। तो जब एलिप्स के तरफ जा रहा था राइट हैंड साइड में मेरे को आना चाहिए 1। हाउ विल यू ब्रिंग 1? क्या सिखाएं? ए स्क्वायर से डिवाइड मार दो, ठीक है। तो जो है मैं इसको नेक्स्ट पेज में भी लिखता हूं, क्या है भाई, वी स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एलिप्स के लिए हमको ए इस साइड जो है 1 बनाना है, तो क्या करें, डिवाइड बोथ साइड्स बाई क्या चाहिए, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो वी स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं? ए स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको भी ए स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ऐसा, और इधर कर दिए थे, क्या हो गया 1। अब ये एलिप्स टाइप का फीलिंग दे रहा है। तो एलिप्स टाइप का फीलिंग देने के लिए जो भी नीचे हो उसका होल स्क्वायर हो, तो ए ओमेगा दोनों का होल स्क्वायर है, तो ऐसे है ना, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट है। अच्छा इधर जो भी हो उसके नीचे उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एकदम जो है एलिप्स का हमको फीलिंग दे दिया। कैसे पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये दोनों में हम चेक करते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा है। अगर ए बड़ा है तो एक्स के नीचे, मतलब ये है ए बड़ा, तो एक्स एक्सिस में बड़ा खींच देंगे। वाई के नीचे बड़ा है तो वाई एक्सिस में खींच देंगे। देखते हैं, वेरिएबल वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, कौन बड़ा है नीचे में भाई, ये है ए स्क्वायर, और ये वाला क्या है, ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी ये वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया है, और ये वाला क्या है, छोटा। तो ये ग्राफ कैसे बनता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। भैया ये वाला कैसे बनेगा, तो दिस इज, देखिए इधर वेलोसिटी और इधर क्या है पता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस है ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट, इधर वेलोसिटी। ऐसे v जो है ना, v के नीचे बड़ा, तो v के नीचे बड़ा, तो इसका मतलब ऐसा जो है बन जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा बच्चों कि v के नीचे बड़ा बनेगा, यानी ये कौन सा एलिप्स हो गया, ये वर्टिकल एलिप्स का ये ग्राफ हो जाता है। अब सोचो आप ही कि भाई कौन सा चैप्टर है, ऑसिलेशन एसएचएम। अब उसका क्वेश्चन हम लोग यहीं से बना रहे हैं। क्या हमको चैप्टर पढ़े, कुछ किए, कुछ नहीं पढ़े, कुछ अभी तो शुरू ही नहीं किया, तीसरे लेक्चर है, लेकिन बना दिए एसएचएम का क्वेश्चन कि कैसा ग्राफ आ रहा है। तो बोले वर्टिकल एलिप्स, 4 ऑप्शन देता है कि ये जो है ना, ये इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट करता है, 4 ऑप्शन दे दिया, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला। भैया मार देंगे, एलिप्स हो गया 4 नंबर, आईआईटी में भी आ जाता है, मेडिकल के एग्जामिनेशन में भी आ जाता है, नीट में। अब कितना मैथमेटिकल चीज सिखाने के बाद ये चीज बना, ठीक है। तो ये हो गया, बस अंडरस्टूड हो गया कि वर्टिकल एलिप्स है, ये तो एलिप्टिकल ग्राफ है। कैसा ग्राफ है ये, एलिप्टिकल ग्राफ। बस अभी फिलहाल जो है ना इतना ही जरूरत है बस। अब पता चल गया ये, तो जैसे कैसे यहाँ पर देखो ए का होल स्क्वायर, तो ए है सेमी मेजर एक्सिस, तो प्लस मतलब a, 0 माइनस a, 0, यहाँ क्या है, ए ओमेगा का होल स्क्वायर। तो जो एंड पॉइंट्स लिख ही देते हैं, यहाँ पर एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो 0, a ओमेगा, और ये वाला कैसा हो जाएगा, 0, माइनस a ओमेगा। जैसे कैसे ए स्क्वायर तो प्लस a माइनस a वर्टिसेस, ये बस ये हो गया। सेंटर, तो यहाँ पर समथिंग माइनस h या समथिंग माइनस k का ऐसा कुछ है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो सेंटर क्या हो जाएगा पता है, ओरिजिन पर ही होगा। ये हो गया ऐसा।
नेक्स्ट बच्चों चलते हैं जरा, देखिए लास्ट पार्ट जो है हमारा वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरा फिजिक्स में अगर हम लोग देखें तो वो है मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या है देखिए, एप्लीकेशन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी आता है, जम कर करके यूजेस है। जब भी कभी जो है ना एक्स वर्सेस वाई, हालांकि हमारे फिजिक्स में जो है खाली हम राइट हैंड साइड नहीं होता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम लोग डील करते हैं, क्योंकि अक्सर टाइम ऐसे कुछ आ जाता है कुछ ऐसा, तो फर्स्ट एक्सिस का ही मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही। तो जब भी ग्राफ जो है ना ऐसा अगर कहीं दिखाई दे, अभी मैं बताता हूं कि क्यों ऐसा है, तो ये जो है एक्चुअली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको हम लोग कहते हैं। क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कहां जरूरत पड़ता है देखिए जरा फिजिक्स में, जैसे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये है मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो इफ मोमेंटम इक्वल टू अगर कांस्टेंट हो जाए तो मास इंटू वेलोसिटी का मेरे से ग्राफ पूछ दिया जाता है। कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा मोमेंटम क्या है, काहे का मोमेंटम, काहे का सर एम भी, कुछ नहीं। तो अभी क्या फिलहाल समझना, अभी तो मैं पूरा फिजिक्स पढ़ाया भी नहीं, अभी तो मैं पढ़ाने वाला होता। तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी एक फॉर्मूला होता है, इसको पी कहते हैं, इसको एम, इसको वी। बस क्या है, जो भी ग्राफ बोलेंगे उस पर क्या ये ग्राफ मेरे को बनाने आ रहा है क्या, हमको वो सीखना है, ठीक है। फिर आगे चल करके तो मैं बताऊंगा कि भाई वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, गाड़ी पर बैठ करके कैसे ऐसे करते हैं तो एक्सेलरेटर, ये सब चीज़ सिखाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए P इक्वल टू एम भी मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, यह डेंसिटी इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम होता है। अगर मास कांस्टेंट हो तो रो भी का ग्राफ कुछ ऐसे पूछ दिया जाए, ठीक है। प्रेशर देखो, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ, उसमें जरूरत पड़ता है। ये वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ, इस सब में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चैप्टर है बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स है, ये सब चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर भी, तो सारे जगह पर ये चीज़ आता है, ठीक है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गॉस-लॉ लॉ, उसके अंदर ग्राफ है। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एल इक्वल टू आई ओमेगा, वहां जरूरत पड़ता है। पावर क्लास 10th में पढ़ के आए होगे, है ना। पावर इक्वल टू क्या है, वोल्टेज इंटू करंट, वी आई पढ़े हो। फिर V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ पढ़े हो। यानी ये सब जितना एक्सप्रेस, ये तो मैं झलक लिखा हूं कि 7 वो ऐसे है, अनठेकानी है, मतलब गिन नहीं पाओगे कितना इक्वेशन में हमारा ये ग्राफ का जरूरत पड़ता है। तो सवाल है कि क्या है, ये क्या है बताइए सर, ठीक है मैं बताता हूं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है क्या, जब भी कभी इन फिजिक्स में अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अगर x हो तो हम लोग बोलते हैं, पता है क्या, नेचर ऑफ ग्राफ जो हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। बोलेंगे कि सर इतना पढ़ लिया, तो दिमाग नहीं काम कर रहा है, कोई बात है, थोड़ा सा और काम करा लेना है, बड़ी आसान चीज। कभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक बढ़ रहा हो तो दूसरा घटेगा। इनवर्सली का मतलब, डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि भाई ये करोड़पति बन रहा है तो ये भी करोड़पति बन रहा है, ये गरीबपति बन रहा है तो ये भी गरीबपति बन रहा है। लेकिन ये क्या है, अगर ये गरीबपति तो ये अमीरपति है कि नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोल देंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जब भी इनवर्स रिलेशन हो तो। अच्छा, इसका ग्राफिकल थोड़ा सा अगर हम लोग एनालिसिस करें कि भाई ये क्या है, तो अगर x 0 अगर हो तो भाई y क्या होगा। अच्छा मैं ना कांस्टेंट लगा ही देता हूं, उसके बाद बताता हूं मुझे, ठीक है। जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो दोनों को इक्वल करने के लिए नहीं होता, प्रोपोर्शनलिटी हटाए थे कांस्टेंट लगाएं के, तो डिवाइडेड बाई x। तो देखो ये वेरिएबल, देखो ये वाला क्या है बच्चों, ये है वेरिएबल। बोले ना कभी भी इक्वेशन अगर बनाना हो तो भाई मेरे को x और y तो चाहिए वेरिएबल, तभी तो बनेगा। वेरिएबल वेरिएबल, ये कांस्टेंट आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो गया, k। यानी कि कभी इनवर्स रिलेशन हो तो भी वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या कभी भी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट इक्वल टू अगर कांस्टेंट हो जाए, के क्या है कांस्टेंट अगर हो जाए तो भी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चाहे आप ये बोलो, यहीं से सॉल्व करने के बाद ये आता है। अच्छा, यहां से अगर हम लोग बोले कि कोई ना, मैं ना नेक्स्ट पेज में बताता हूं आपको, या यहीं लिखूं चलेगा, देखते हैं जरा, चल ही जाना चाहिए। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x अगर है, देखिए जरा, अगर मैं बोलूं कि x बराबर रखते हैं, लेट इट बी 0, x कितना रख देते हैं 0, बताओ कि y क्या आएगा, तो y आ जाएगा क्या, देखो 1/0, तो 1/0 कितना हो जाता है, इन्फिनिटी, कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। कोई बात नहीं, अब 0 है, बढ़ते बढ़ते लेट हम चलते हैं x इक्वल टू करते हैं 1, ग्राफ बनाना ना तो पॉइंट रख करके चेक करते हैं, x रखते हैं 1, तो y भी कितना आ जाएगा भाई, लेट इट बी 1/1, आंसर आ गया कितना 1।
प्रोपोर्शनैलिटी है, आप कोई कांस्टेंट मान लो, लेट इट बी, लेट कोई कांस्टेंट जो है ना उस कांस्टेंट को 1 ही बचो, तो y इक्वल टू 1/x। प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके समझने के लिए y इक्वल टू आप मान लो कि 1/x, जैसे ऐसे y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है ना, तो y इक्वल टू k/x। लेट k बराबर है 1, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/x। इक्वल इसलिए लिख रहा है ताकि समझ में आए, ठीक है, जानबूझ करके कि इनवर्सली रिलेशन है। तो भाई x इक्वल टू ऐसा 0 तो y आ गया इन्फिनिटी। अच्छा, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू आ गया 1। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू कितना आता है 1/2। 1/2 कितना आ जाएगा 0.5। ऐसा ही बढ़ाते बढ़ाते 0 1 2 रखते गए, x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 आगे चलते गए। लेट चलते एकदम खरबपति, लेट इनफाइनाइट अगर कर दिए तब क्या, तो भैया y इक्वल टू हो जाएगा 1/∞, क्या हो जाता है 0। यानी ये गरीब पति ना, तो ये अमीर पति, और ये गरीब से बनते बनते अमीर, तो ये पूरा हो गया गरीब। एकदम एक अमीर एक गरीब, एक हो जाता है गरीब तो एक हो जाता है अमीर। क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो इससे हमको पता चला कि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू इन्फिनिटी। x अगर है 0 तो y है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कहाँ 1 रुपया यहाँ है, 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया, भैया इन्फिनिटी कहाँ है, एकदम ऊपर। तो एकदम ऊपर को ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो एकदम ऊपर का ग्राफ ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि ये जा रहा है एकदम ऊपर, टच नहीं कराते, याद रखिए कहीं टच नहीं कराएंगे। टच कराने का मतलब होता है कि y में कहीं कोई डिस्टेंस पर है, मान लीजिए टच करा दिया 1000 पे, या और ऊपर तो 2000 पे 3000 कहीं है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, लेट ऐसे ऐसे करते जाए लास्ट में, ठीक है, टच नहीं कराना है। ये बताता है कि भाई 0 जब है ना तो कहाँ जा रहा है ग्राफ, एकदम इनफाइनाइट चला गया है। अच्छा, x इक्वल टू 1 तो y भी 1, मतलब x इक्वल टू 1 यहाँ है, तो ये घटते जो है ऐसे है, तो x इक्वल टू 1 ऐसे ऐसे अगर ग्राफ ऐसे करोगे ना, तो जिसमें ये 1 है तो ये y भी कितना है 1, कितना है बच्चों, ठीक है, ऐसे कि जिसमें x इक्वल टू 1 है ना तो y भी कितना है 1। x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 0.5। x इक्वल टू 2 तो y और घट करके y कितना आ गया और नीचे आ गया 0.5। ऐसा ही चलते चलते x चला गया इन्फिनिटी, एकदम x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो y क्या है, y हो गया 0, एकदम मतलब सट ही गया है। ऐसे देख रहे हो नेचर, x है 0 तो y खराब पति एकदम, ठीक है, और x घटते x अगर x अगर बढ़ते x इन्फिनिटी हो गया तो y हो गया एकदम क्या हो गया इतना। इसी नेचर को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिजिक्स का ये बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत एप्लीकेशन ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं ऐसा ऐसा ग्राफ बच्चों है ना पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छे स्टूडेंट जो है ना पढ़ा हुआ गलत कर देते हैं, क्योंकि उसमें और टेढ़ा चीज़ आता है। लॉग आगे लॉग वगैरह पढ़ाएंगे, लॉग उसमें मिला करके ऐसा घुसा देता है ग्राफ ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अब देखना अगर आईटी का प्रिपरेशन करते हो, जेईई मेंस एडवांस का भी बहुत हाई लेवल ग्राफिकल क्वेश्चन जो है ना उसका ये आता है, तो ये सीख लोगे, बड़ा हेल्प करेगा। और लेक्चर्स में तो सारा कुछ बताते ही जाते हैं कि कैसे जो है टिपिकल सारे क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये पता चल गया कि कभी भी अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो, चाहे ये हो या तो ऐसे, और x y जो है दोनों वेरिएबल इक्वल टू अगर कांस्टेंट हो जाए, तो भाई ग्राफ जो है ना इधर y इधर x ग्राफ बन जाएगा इस तरह से, धड़ाक से बना देंगे। अच्छा, एक और चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी कोई ये और कोई ये इंटू कांस्टेंट हो जाए, ये कुछ भी हो, लेट x का मतलब लेट x, तो भैया कुछ भी हो सकता है। लेट ये हो जाए अनिल, मेरा नाम जो है अनिल, और ये वाला लेट कुमार, भाई अनिल इंटू कुमार भी अगर कहीं कांस्टेंट अगर हो गया ना, और अगर कभी बोल दे कि भाई अनिल और कुमार के बीच में ग्राफ बनाओ, अनिल इधर रख दिए, कुमार इधर रख दिए, अनिल कुमार इक्वल टू कांस्टेंट, अनिल और कुमार के बीच ग्राफ बनाओ, तो धड़ाक से आप ऐसे कर दीजिएगा। क्यों, प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया ना, तो कहानी खत्म। ये दोनों के बीच अगर बोल दिया ना तो ऐसे। अब ये जो देखिए मैं अनिल कुमार बोल रहा हूँ ना, पूरा फिजिक्स में बहुत सारे जगह पे मैंने इतना शॉर्ट ट्रिक्स बनाया है ना, जब भी मैं अनिल और अपना नाम अगर लिख दिया तो समझिए कि आप अपना नाम लिख दीजिए। भाई नाम अनिल, तो भाई कुछ भी नाम हो सकता है ना, 7 बिलियन कितना आदमी पृथ्वी पर, तो नाम तो कुछ भी हो सकता है। तो जब नाम कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेट 1/t इधर लिख दिया, 1/v² v/q कुछ हो लिख दिया, इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया ऐसे। और यही दोनों के बीच कोई ग्राफ मेरे से बोल दे, देखिए जरा क्या, 1/t इधर है और 1/v/q इधर है, लेट इट भी कुछ भी बोलेगा, दोनों के बीच ग्राफ कैसा होगा? भाई हमको क्या पता, हमको कुछ नहीं आता है।
लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ इंटू कुछ, यही दोनों चीज़ इधर हो, एगो इधर हो एगो इधर हो, बस ये दोनों के बीच मतलब मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा, ये दोनों के बीच ग्राफ पूछेगा तो हम धड़ाक से ऐसे कर देंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हो गया कहानी खत्म, है कि नहीं? क्योंकि ये सीख चुके हैं एक्स और वाई, एक तरफ एक्स एक तरफ वाई, किधर भी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचर हो जाएगा धड़ाक से ऐसा, या फिर इन्वर्स रिलेशन हो। जब भी देखिए प्रोडक्ट होगा तो ये एक्स इधर वाई इधर, इन्वर्स रिलेशन होगा तो एक्स रहना चाहिए इधर, वाई रहना चाहिए इधर, पॉइंट टू बी नोटेड, 1/x नहीं रहना चाहिए इधर, एक्स इधर हो वाई उधर हो, तो नेचर ऐसा होता है दोनों का क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखते हैं जरा, एप्लीकेशन इन फिजिक्स के मोमेंटम को डिनोट करते हैं क्या चीज से पता है, पी से। तो P इक्वल टू होता है क्या, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, लेट होता है। हमको बोला क्या, मास इंटू, पता है इसमें क्या बोलेगा, इफ P जो है ना इक्वल टू अगर कांस्टेंट अगर हो, अभी फिलहाल बच्चों जो है ना आप खाली मैथमेटिकल चीज पर ध्यान देना। बोलोगे सर मोमेंटम तो समझ में ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, अभी थोड़ी समझ में आएगा, पढ़ेंगे आगे। आप सिर्फ मैथमेटिक्स पे देखो कि P इक्वल टू mv एक मेरे पास फॉर्मूला है, मैं बोल रहा हूँ P अगर कांस्टेंट हो, m और v के बीच क्या ग्राफ प्लॉट कर पा रहे हो, क्या नेचर उसका आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो समझो कि आप उसको, आपको 100% समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, 100%, 99.9 भी नहीं, ठीक है। एक्चुअली इतनी समझाना चाह रहा हूँ कि ग्राफ अगर हो मैथमेटिकल इक्वेशन से हाउ टू प्लॉट, इफ P इक्वल टू कांस्टेंट अगर हो तो मास इंटू वेलोसिटी m और v के बीच क्या होगा, तो हम बोले भाई यहाँ से m v बराबर तो कांस्टेंट आ जाएगा। और अभी सीखे हैं कि m अलग और v अलग दोनों का प्रोडक्ट एक तरफ है एक तरफ v हो जाए तो धड़ाक वी विल गेट नेचर क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर क्या आ जाएगा बच्चों, हाइपरबोला, है ना ऐसे, क्योंकि पता है एक बढ़ेगा तो एक घटेगा ही। देखो दोनों का, देखो P कांस्टेंट हम कह रहे हैं, मतलब क्या, लेट इट बी 20। तो अगर एक मान लीजिए एक है, मास कितना है 1 kg, देखिएगा जरा मास कितना है 1 kg, तो वेलोसिटी कितना रखेंगे कि 20 होगा, तो भाई 20 रखना पड़ेगा। अच्छा थोड़ा सा ना, थोड़ा मतलब 1 kg नहीं, 1 kg थोड़ा उतना फीलिंग नहीं आता है, लेट 2 kg मास का है तो 2 इंटू कितना रखो कि 20 होगा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा हो तो 10 दूनी 20 हो गया, मतलब मास रखे 2, मास रखे 2 तो इसको बढ़ाना पड़ा। अच्छा अगर मास 10 kg हो जाए तो भाई मास अगर 10 kg हो जाएगा तो दूसरा वाला पैरामीटर को आपको घटाना पड़ेगा, क्यों, प्रोडक्ट है कांस्टेंट ये वाला, ठीक है, ये मोमेंटम जो है, तो 10 इंटू क्या रखना पड़ेगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए एक 2 से कर दिए 10, तो एक को अगर बढ़ाओगे ना तो दूसरा को कम करना पड़ता है, काहे, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट। ये चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगा, तो जब लेक्चर में आएगा तो वहाँ सिखाएंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ ना कि P इक्वल टू कांस्टेंट, तो वहाँ पर रीज़न आएगा कि काहे P कांस्टेंट, तो फील कर पाओगे चीज़ों को। तो ये नेचर हो गया, है ना, ग्राफिकल खाली प्लॉट करना है बच्चों, आप खाली देखो प्लॉट कर पा रहे हो। एक आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बोला जाता है कि प्रेशर जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूम। ये क्या है, प्रेशर, और ये क्या है, वॉल्यूम। तो क्या सीखा है, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x अगर कभी हो, और मेरे पास x एक्सिस y एक्सिस में होना क्या चाहिए, ये x जो है वो यहाँ हो, y इधर अगर हो, तो दोनों के बीच का नेचर ऐसा, ये x इधर होना चाहिए, ये y इधर होना चाहिए, पैरामीटर जो वैल्यूज है, ठीक है। अच्छा प्रेशर इधर वॉल्यूम इधर, सही है क्या, तो दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे ना तो प्रेशर क्या होते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा। एक रूम के अंदर बड़ी अच्छा सब विजुअलाइजेशन है, कुकर है ना, तो कुकर में देखो इतना पूरा वॉल्यूम है, पूरा जगह छापे हुए, ठीक है, और हम लोग गर्म करते रहते तो भाई यार प्रेशर बढ़ते जाता गैस का। अगर जिसमें बढ़ रहा हो संजोग से ऐसा कुछ कुकर का जो छोटा जगह, कुकर को एकदम बड़ा कोई स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम बना दिया जाए तो गैस का जो प्रेशर होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम अगर अचानक कोई बढ़ा देगा ना तो प्रेशर गैस का ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा दोगे ना प्रेशर कम हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन है, फिजिक्स दिखता है कि खाना बना रहे हो, सीटी बज रहा हो तो ना, कि दाल बना रहे हो कितना सीटी बनेगा, ये सब ऐसे फिजिक्स पढ़ोगे तो दोनों में कैसा रिलेशन हो जाएगा, इन्वर्स। इसी को बॉयल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। अब आता है देखिए क्या, इन चार्ल्स लॉ एक है रिलेट रिलेशन, वॉल्यूम जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, उसको हम लोग चार्ल्स लॉ कहते हैं। तो ड्रॉ ग्राफ बिटवीन, क्या मेरे पास यहाँ दिया हुआ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यह है मेरा चार्ल्स लॉ।
ग्राफ किसके किसके बीच बोला बनाने के लिए, वो देखिएगा जरा। ये v वर्सेस t नहीं बोला है, क्योंकि v वर्सेस t रहता ना तो डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है भाई। डायरेक्ट रिलेशन को तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, वो स्ट्रेट लाइन है। हम पढ़ रहे अभी क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनवर्स रिलेशन हो। ग्राफ किसके किसके बीच बोला है, v वर्सेस 1/t। तो कैसे बनाएंगे, ये है y एक्सिस के तरफ। सीखिए सब, सीखिए, बड़ा मजा आएगा। अभी आप 10th पास करके आए हो ना, मजा एकदम, जिंदगी का मजा लीजिए एकदम। भयानक फिजिक्स बच्चों, भयानक जिसको कहते हैं ना, तो भयानक ऐसा पढ़ो ना कि एकदम धमाका, दम नहीं बोलते, धमाका महसूस हो, क्या पढ़ रहे हैं। बस डायरेक्ट फिजिक्स से प्यार ही हो जाए एकदम, ऐसे पढ़ो। प्यार हो जाएगा ना तो डेडिकेशन आ जाएगा, डेडिकेशन आ जाएगा ना तो मुश्किल मुश्किल भी चीज़ मन लगा करके हम लोग पढ़ लेंगे। सर जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं, फीलिंग से, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करें भाई, तो बोले मेरे पास जो रिलेशन है ना वो है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी कि v प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कोई कोई कांस्टेंट लगा दिए, सही है, ठीक। ग्राफ किसके किसके बीच है, v और 1/t। इसका मतलब एक बार मेरे को v तो चाहिए और एक बार मेरे को ना 1/t चाहिए। तो v तो है मेरे पास भाई, 1/t कहाँ से लावे, तो पता चलता भाई तुम t अगर इधर आ जाओगे, देखिए v तो है, अगर तुम t इधर आ जाओगे ना तो ऐसे आ जाओगे, देख लीजिए, सही है। t इधर लेते आए, क्यों लाए सर आप, आपको कैसे पता चला, क्योंकि मेरे को 1/t का चाहिए। तो 1/t यहाँ तक हम करते हैं कि v इंटू, देखिए 1/t हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/t, तो 1/t इस तरह से लिखा जा सकता है क्या, देखिए जरा, लिखा जा सकता है v/t को v इंटू 1/t। तो ये बन गया मेरा, किधर चला गया है, ये चला गया है मेरा y एक्सिस के तरफ, और 1/t पूरा किधर है, x एक्सिस के तरफ। तो ये 1/t पूरा चला गया किधर, x एक्सिस के तरफ। तो ये मेरा रिलेशन कैसा बन गया है, देखिए जरा, ये है पूरा y में क्या है v, तो पूरा जो भी चीज रहे ना y एक्सिस में क्या है मेरा v, तो v के जगह पे उठा करके रख दो y। ये 1/t था x एक्सिस के तरफ, तो हम फॉर्मूला में कुछ कुछ किए और 1/t लाएं, तो 1/t के जगह, पूरे के जगह क्या लिख देंगे, x, क्योंकि x एक्सिस में है, तो इसके जगह हम लिख देंगे x इक्वल टू है कांस्टेंट। अब ये आ गया मेरा, देखिए ये था पता है क्या, फिजिक्स, कि भाई हमने फिजिक्स का ही मतलब कैलकुलेशन करते गए कॉन्सेप्ट से। और ये जो है ना, जब रिप्लेसमेंट करते हैं तो आ जाते हैं पता है किधर, मैथ के तरफ, आगे मैथ के तरफ। और बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स आंसर का लेक्चर देखते हैं और खटाक से मार देते हैं, फिर हम फिजिक्स देखो नहीं करेंगे कि क्या है। वाई एक्स दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट इक्वल टू कांस्टेंट, नेचर कैसा होता है, तो दिस इज वाई, दिस इज एक्स, प्रोडक्ट कांस्टेंट कैसा, ऐसा, इसका मतलब बिना देख ले मार देंगे खटाक से ऐसा। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहता है बच्चों, इसी का ग्राफ में ना ऐसे दिल रहेगा, एगो ऐसे, एगो ऐसे, एगो ऐसे, एगो ऐसे, बताओ कौन सही है ना। तो कॉन्सेप्ट धांसू रहेगा ना तो खतरनाक खतरनाक वाला भी बन जाता है। तो v वर्सेस 1/t हो गया, ठीक। देखिए जरा एक और बना लेते हैं, चार्ल्स लॉ में ही v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। अब बोल दिया t वर्सेस 1/v का बनाओ कैसे होगा, तो बोले भाई v वर्सेस v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v प्रोपोर्शनलिटी हटा एक कांस्टेंट लगा दिए v इक्वल टू kt। हमको क्या क्या चाहिए वो देखते हैं, t है और 1/v चाहिए। t तो है, 1/v कहाँ से आएगा भाई, तो ये इधर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको इधर ले लेते हैं, 1/k और t/v। 1/k क्या है, k है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, तो ये पूरा मिला करके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही तो होगा। कांस्टेंट कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट। t चाहिए था, t रहने दो, और 1/v, तो t इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1/v। अब देखिए रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, ये तो कांस्टेंट हो गया, y एक्सिस में है t, तो जो t दिख रहा है ना उसके जगह पर लिख देंगे हम y। 1/v x एक्सिस में है तो पूरा 1/v के जगह क्या लिख दीजिए, x। ये बताता है कि पूरा 1/v जो है x एक्सिस में लिखल है, पूरा टेम्परेचर t जो है ना y एक्सिस में लिखा हुआ है। भाई ये था फिजिक्स और ये है मेरा मैथ्स, दोनों को रिलेट करते हैं। अब मैथ्स में आ गए, मैथ्स क्या कहता है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, प्रोडक्ट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कैसा बनता है, इधर वाई इधर एक्स, खटाक से ऐसे। वाई है टी, ये है 1/v, तो t वर्सेस 1/v भी नेचर कैसा हो जाएगा, बिना कुछ देख ले सोच ले मार देंगे, इस तरह से हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों पूरा डिटेल है ना, एलिप्स, सर्कल और
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। फिर से इसको प्रैक्टिस करिएगा और कहीं दिक्कत लगे फिर से वीडियो देखिएगा शुरू से, कि इतना तोड़ ताड़ करके बताया ना कि बार बार आप देखोगे ना अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, और रफ कॉपी पूरा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर्स में। सिस्टमेटिकली आप लेक्चर्स देखते चले जाइए, फिर फिजिक्स का जो है शुरुआती चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।